हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 14 अप्रैल से। उसके लिए हम लोग 170 सेट का एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें आज का ये 11 वीडियो है, 11वां नंबर का वीडियो है, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन जीएस का जो 100 क्वेश्चन आने वाला है पेपर 3 में, वो उसका पूरा का पूरा आज हम लोग करेंगे। साथ ही साथ इसका विस्तृत व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्वांटम ट्यूरिंग की घटना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन साइंस का है। लगभग में 20 को हम लोग साइंस क्वेश्चन करेंगे। पहला, क्वांटम टर्निंग की घटना किस मौलिक सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण है? जो आपका क्वांटम टर्निंग है वो की घटना की किस मौलिक सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपको बताना है कि किसका है। तो ये कण की तरंग, वेव नेचर ए पार्टिकल का है। जो क्वांटम टर्निंग होता है ना, ये घटना किसका मौलिक सिद्धांत है? तो कण की तरंग की प्रकृति का मौलिक सिद्धांत है, कण की तरंग का। आगे देखते हैं इसका डिटेल। क्वांटम टर्निंग कण की तरंग की प्रकृति का प्रत्यक्ष परिणाम है। क्वांटम टर्निंग कण की तरंग प्रकृति का प्रत्यक्ष परिणाम है। क्वांटम यांत्रिकी में कण की प्रायिकता तरंग पॉसिबिलिटी के रूप में वर्णित होता है। क्या बोलता है? क्वांटम यांत्रिकी में कणों का प्रायिकता तरंग प्रोबेबिलिटी वेव के रूप में वर्णित किया जाता है। यह घटना शास्त्रीय भौतिकी के नियमों के विपरीत ऊर्जा को अवरोध के पार करने की अनुमति देता है। सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित है। स्टेनिंग टेरिंग माइक्रोस्कोप एसटीएम इसी तकनीक का उपयोग करके परमाणु को देखने के लिए किया था। क्या बोलता है? स्टेनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप में इसी तकनीक का उपयोग करके परमाणु को देखने के लिए किया गया था। फ्लैश मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ओहो, हम लोग जो फ्लैश मेमोरी करते हैं उसमें डेटा स्टोर करने के लिए ही इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। और अल्फा क्षय की व्याख्या जॉर्ज गैमो ने टर्निंग के माध्यम से की थी। अल्फा का जो क्षय होती है, इसकी व्याख्या भी जॉर्ज गेमो ने टर्निंग के माध्यम से की थी। या तरंग के कण द्वैधता वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का एक प्रमुख उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का उष्मा वेग प्रौद्योगिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। ओह, जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो उष्मा प्रौद्योगिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। और आवेश संरक्षण के अनुसार कुल विद्युत आवेश नियत होता है। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार जो कुल विद्युत का आवेश होता है वो हमेशा नियत रहता है। एक तारे का रंग क्या इंगित करते हैं? जो तारे का रंग है वो उसका क्या इंगित करता है? उसका पृष्ठीय तनाव तापमान करता है, उसका पृष्ठीय तापमान को बताता है। तारों का रंग उसके पृष्ठीय तापमान सरफेस टेम्परेचर को दर्शाता है। यह संबंध वीन के विस्थापन के नियम पर आधारित। इसका संबंध किस पर है? तो वीन के विस्थापन के नियम पर आधारित। इसका संबंध वीन के विस्थापन के नियम पर आधारित है। अधिक तापमान वाले तारे नीले या सफ़ेद दिखाई देते हैं। अधिक तापमान वाले जो तारे हैं, जो जिनका तापमान अधिक होता है, अधिक तापमान वाले तारे नीले या सफ़ेद दिखाई देते हैं, जबकि कम तापमान वाले तारे लाल या नारंगी दिखाई देते हैं। अधिक तापमान वाले नीले या सफ़ेद दिखेंगे, जबकि कम तापमान वाले लाल या नारंगी दिखेंगे। और हमारा सूर्य एक मध्यम तापमान का तारा है जो पीला दिखाई देता है। नीले तारे का तापमान, जो नीला रंग का जो तारा होता है उसका तापमान 25,000 केल्विन से अधिक हो सकता है, जबकि लाल बौने तारे का तापमान 3,500 केल्विन से कम होता है। तारों की दूरी मापने के लिए पैरालैक्स विधि का उपयोग करते हैं। हबर का नियम ब्रह्मांड के विस्तार और गैलेक्सी से की दूरी से संबंधित है। जो हबर का नियम है वो ब्रह्मांड का है। ब्रह्मांड का विस्तार और गैलेक्सी की दूरी का नियम किससे संबंधित है? तो ये हबर के नियम से संबंधित है। हबर का नियम ब्रह्मांड के विस्तार और गैलेक्सी की दूरी से संबंधित है। तारों का आयु उसके द्रव्यमान और चमक का विश्लेषण से पता चलता है। तारों की आयु और उनके द्रव्यमान की चमक का विश्लेषण से पता चलता है। ब्रह्मांड में त्वरित विस्तार एसिलेटेड एक्सप्लेनेशन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाली परिकल्पित ऊर्जा कौन सी है? तो परिकल्पित ऊर्जा कौन सी है? तो वो है श्याम ऊर्जा। ब्रह्मांड में त्वरित विस्तार के लिए श्याम ऊर्जा
डार्क एनर्जी जिम्मेदार है। ब्रह्मांड के विस्तार के लिए कौन सा एनर्जी जिम्मेदार है? तो डार्क एनर्जी जिम्मेदार है। यह ऋणात्मक और प्रतिकारक रिपेल्यूसिव दबाव का होता है। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा घनत्व का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के लगभग 27 और डार्क मैटर ब्रह्मांड के लगभग 27% हिस्सा बनाता है। ओहो, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का 68% तो डार्क एनर्जी है और ब्रह्मांड का जो डार्क मैटर है, ब्रह्मांड के 27% हिस्सा डार्क मैटर है। सामान्य दृश्य पदार्थ तारे ग्रह के केवल 5% है। त्वरित विस्तार का खोज 1998 में सुपरनोवा के अवलोकन से की गई थी। इस खोज के लिए 2010 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी इस खोज के लिए 2011 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कॉस्मोलॉजिक्स स्थानांक डार्क एनर्जी का सबसे तरल विवरण है। फिर आता है बिग बैंग सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर कौन सी भौतिक राशि प्राथमिक द्वितीयक कॉइल दोनों के लिए समान होती है? वह शक्ति, क्या बोल रहा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कौन सी वो भौतिक राशि है जो प्राथमिक और द्वितीयक कॉइल दोनों के लिए समान होती है? तो वो शक्ति पावर होती है। और आदर्श ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट शक्ति समान होती। जो आदर्श जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें इनपुट और आउटपुट शक्ति समान होगी। या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। या ऊर्जा संरक्षण के जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। और शक्ति का सूत्र W इंटू आई होता है। शक्ति का बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। स्टेटअप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाते और धारा घटती है। और जो स्टेट अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज तो बढ़ाता ही है और धारा पर घटती है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है और धारा बढ़ती है। वास्तविक ट्रांसफार्मर में ऊष्मा और ध्वनि के रूप में ऊर्जा हानि होती है। वास्तविक ट्रांसफार्मर में ऊष्मा और ध्वनि के रूप में ऊर्जा हानि होती है। ट्रांसफार्मर केवल प्रतिवर्ती धारा एसी में कार्य करते हैं या फैराडे के अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन भी दोनों कॉइल के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन शक्ति संरक्षण मौलिक है। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन भी दोनों कॉइल के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन शक्ति संरक्षण मौलिक है। फिर आता है अगला, इसी में ट्रांसफार्मर की दक्षता इफिशिएंसी आदर्श स्थिति में 100% मानी जाती है। बोस्ट आइंस्टीन कंडक्टर क्या है? जो हम लोग कहते हैं बोस्ट आइंस्टीन कंडक्टर, वो क्या है? वो परम शून्य के निकट की अवस्था है। ए स्टेट और नियर एब्सोल्यूट जीरो है। परम शून्य की निकट की अवस्था कहता है कि आपका बोस्ट आइंस्टीन कंडक्टर क्या है? तो वो परम शून्य के निकट की अवस्था है। बीईसी पदार्थ के पांचवी अवस्था मानी जाती है। बोस्ट आइंस्टीन कंडक्टर को पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है। यह तब बनता है जब बोसॉन कण को परम शून्य 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर के निकट ठंडा किया जाता है। इस अवस्था में परमाणु अपनी अलग पहचान रखोकर सुपर एटम की तरह व्यवहार करता है। इस अवस्था में क्या होता है? परमाणु अपनी अलग पहचान को खोकर एक सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगता है। इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया। 1995 में पहली बार एरिक कार्नेल और कार्ल विनेल ने इसे प्रयोगशाला में बनाया था। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जो अत्यधिक उच्च तापमान पर होता है। फिर आता है अत्यधिक आयनित गैस, प्लाज्मा कहलाती है। जो अत्यधिक आयनित गैस होती है ना, वो प्लाज्मा कहलाती है। परम शून्य या वह सैद्धांतिक तापमान है जहाँ कणों की गति लगभग में रुक जाती है। परम शून्य वह सैद्धांतिक तापमान है। परम शून्य क्या है? तो वह सैद्धांतिक परम शून्य वह सैद्धांतिक तापमान है जहां पर कणों की गति रुक जाती है। सुपर फ्लूइड और सुपर कंडक्टिविटी इस अवस्था में संबंधित गुण है। फॉर्मोनिक कंडेंसेंट पदार्थ की छठी अवस्था मानी जाती है। लेज का नियम किस संरक्षण के नियम का परिणाम है? जो लेज का नियम है वो किस संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा संरक्षण का है। लेज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह नियम बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसे उसे उत्पन्न किया है। यदि यह विरोध नहीं करता तो ऊर्जा का नियम बिना किसी कार्य के होने लगता है।
यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इसी नियम के कारण संतुलित रहता है। यह नियम जनरेटर, इंडक्शन मोटर और डायनेमो के कार्य को समझाता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम प्रेरित वोल्टेज के परिणाम को बताता है। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो प्रेरित वोल्टेज के परिणाम को बताता है। लेज का नियम उस प्रेरित वोल्टेज का चिन्ह माइनस को निर्धारित करता है। आवेश संरक्षण का किरचॉफ का प्रथम नियम केसीएल का आधार है। संवेग संरक्षण का न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। संवेग संरक्षण का न्यूटन का तीसरे नियम से संबंधित है। भंवर धाराएं ईडीडीवाई करंट भी लेज के नियम का पालन करती है। भंवर धाराएं ईडीडीवाई करंट के लेज के नियम का पालन करती है। यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के घूमने से भूमध्य रेखा पे वस्तु पर अपकेंद्री बल लगता है। जो पृथ्वी अगर घूम रहा है तो भूमध्य रेखा पर वस्तु पर अपकेंद्री बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल जी के प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है, अगर घूमना बंद कर दे तो अपकेंद्री बल शून्य हो जाएगा। जो अपकेंद्री बल है वो शून्य हो जाएगा, जिसका परिणाम स्वरूप प्रभावी जी का मान बढ़ जाएगा और ध्रुवों पे जी का मान अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि यह घूर्णन का प्रभाव शून्य है। वो ध्रुवों पे घूर्णन का प्रभाव शून्य होता है, इसीलिए वहां पे जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हमेशा शून्य होता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर गहराई और देख क्या लिखा, पृथ्वी के ऊपर जाने या गहराई पर जाने पर जी का मान घटता है। चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी के मान का 1/6 है। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण 6.67 टाइम गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर कहते हैं। पृथ्वी की सतह पे जी का मान औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन आता है, होलोग्राफी में वस्तु की जानकारी किस रूप में रिकॉर्ड की जाती है? जो होलोग्राफी है उसमें वस्तु की जानकारी को किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं? तो वहाँ पे तीव्रता के और चरण बूथ, इंटेंसिटी और फेज के रूप में होलोग्राफी में वस्तु की जानकारी कैसे रिकॉर्ड होती है? तीव्रता में और चरण दोनों में होती है। देखो क्या कहता है, होलोग्राफी में प्रकाश की तीव्रता और चरण दोनों का रिकॉर्ड किया जाता है। समान फोटोग्राफी में केवल प्रकाश की तीव्रता चमक रिकॉर्ड होती है। यह तकनीक लेज के नियम के व्यक्तीकरण पैटर्न का उपयोग करता है। यह तकनीक लेज के प्रकाश के व्यक्तीकरण के पैटर्न का उपयोग करता है। इसमें वस्तु की त्रिआयामी 3D छवि बनाई जाती है। होलोग्राफी के आविष्कार डेनिस गोबेर थे। होलोग्राफी का आविष्कार कौन थे? तो डेनिस गोबेर थे 1947 में। 3D छवियों को पुनर्निर्माण के लिए लेजर प्रकाश की आवश्यकता होती है। 3D छवियों के पुनर्निर्माण के लिए लेजर प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा और डेटा स्टोरेज में किया जाता है। इससे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन TIR और ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित सिद्धांत है। विवर्तन में प्रकाश के किनारे पर से मुड़ने की घटना है। ध्रुवन पोलराइजेशन प्रकाश के तरंगों को एक ही तल में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। किसी अणु की कायरलता के लिए प्राथमिक शर्त क्या है? किसी अणु की कायरलता के लिए प्राथमिक शर्त क्या है? ये एक सम्मिलित तल का अभाव। कायरलता एक अणु के सम्मिलित तल का अभाव होना अनिवार्य है। कायरल अणु अपने दर्पण के प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं। एक कार्बन परमाणु के 4 अलग अलग समूह से जुड़ा हो उसे कायरल केंद्र कहते हैं। एक कार्बन का परमाणु 4 अलग अलग समूह से जुड़ा हो उसे कायरल केंद्र कहा जाता है। ये अणु प्रकाशीय सक्रिय ऑप्टिकल एक्टिवेटेड होते हैं। ये समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के दाईं ओर और बाईं ओर घुमा सकते हैं। फिर आता है लैक्टिक एसिड कायरलता का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। लुईस पाश्चर ने सर्वप्रथम टाइट्रिक एसिड की कायरलता की खोज की थी। लुईस पाश्चर ने सर्वप्रथम टाइट्रिक एसिड में कायरलता की खोज की थी। एनेटेरिहोम ने कायरल अणु होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण का प्रतिबिंब बनाते हैं। एनेटेरिहोम्स एक कायरल अणु होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण पर प्रतिबिंब बनाते हैं। अनुनाद अणु की स्थिरता और इलेक्ट्रॉनों के स्थिरीकरण से संबंधित है। अनुनाद अणु की स्थिरता और इलेक्ट्रॉनों के स्थिरीकरण से संबंधित है। ठीक है। और समतल्य अणु आमतौर पर अराइकल होते हैं। समतल्य अणु आमतौर पर अकायरल होते हैं। फिर आता है जिगर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? जिगर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए करते हैं? तो बहुलीकरण के लिए करते हैं। जिगर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग मुख्य रूप से बहुलीकरण पॉलीमराइजिंग के लिए होता है।
ये TiCl टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड AlCl के मिश्रण है। इसका उपयोग उच्च घनत्व के पॉलीथीन HDPE और पॉलीप्रोपेनाइल बनाने के लिए किया जाता है। यह उत्प्रेरक पॉलीमर की संरचना पर सटीक नियंत्रण प्रदान करता है। फिर आता है कार्ल जीगर और गैरियो को किसके लिए 1963 में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर आता है हाइड्रोजनीकरण में निकेल और पैनेडियम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में निकेल और पैनेडियम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तेल में वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है। एस्टरीकरण अल्कोहल कार्बोनिलिक एसिड के बीच की क्रिया है। एस्टरीकरण अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच की क्रिया है। हैबर विधि में अमोनिया निर्माण से लोहे का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। संपर्क विधि B2O5 उत्प्रेरक का उपयोग H2SO4 बनाने में करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन का द्वितीयक संरचना सेकेंडरी स्ट्रक्चर मुख्य रूप से किस आबंध द्वारा स्थिर होते हैं। क्या कहता है, जो प्रोटीन का द्वितीयक संरचना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर मुख्य रूप से किस आबंध द्वारा स्थिर होते हैं। तो किसके द्वारा स्थिर होते हैं, तो हाइड्रोजन आबंध के द्वारा। हाइड्रोजन आबंध के द्वारा प्रोटीन का द्वितीयक संरचना हाइड्रोजन आबंध द्वारा स्थिर होती है। प्रोटीन का द्वितीयक संरचना हाइड्रोजन आबंध द्वारा स्थिर होती है। ये दो प्रकार का है, अल्फा और हेलिक्स और बीटा और थीट। ये आबंध पॉलीपेप्टाइड ढील से बीच बनते हैं। पेट्रॉइड आबंध में प्रोटीन का प्राथमिक संरचना का निर्माण होता है। तृतीयक संरचना डाइसल्फाइड और हाइड्रोफोबिक इंस्ट्रक्शन द्वारा स्थिर होते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण इकाई है। अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण इकाई है। इंसुलिन इसका प्रोटीन और इसकी संरचना विश्लेषण किया गया है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन चतुर्धारक संरचना पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की चतुर्धारक संरचना पाई जाती है। शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय और अग्नाशय एंजाइमों के द्वारा होता है। शरीर में जो प्रोटीन का पाचन है वो अमाशय और अग्नाशय के एंजाइमों द्वारा होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से ही क्वाशिकोर रोग होता है। अभिक्रिया की कोटि कैसे निर्धारित की जाती है। अभिक्रिया की कोटि को कैसे निर्धारित करते हैं, तो प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटली करते हैं। अभिक्रिया की कोटि हमेशा प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है। इसमें केवल संतुलित समीकरण देकर नहीं बताया जा सकता है। यह दर नियम रेट लॉ की सांद्रता के घातों का योग कोटि कहलाता है। यह शून्य भिन्नात्मक का पूर्णांक हो सकती है। अवनालिकता के एक सिद्धांत की अवधारणा जो केवल पूर्णांक होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अरहेनियस समीकरण तापमान और अभिकेंद्र दर से संबंध को बताता है। आर्हेनियस समीकरण तापमान की अभिक्रिया दर के संबंध को बताता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया दर अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होती है। फिर आता है रासायनिक अभिक्रिया अक्सर शून्य कोटि की होती है। जो प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण, वो अक्सर शून्य कोटि की होती है। फिर आता है एरोमेटिकता के लिए इलेक्ट्रॉन नियम किसने दिया था। एरोमेटिकता के लिए इलेक्ट्रॉन का नियम किसने दिया था। एरोमेटिकता के लिए इलेक्ट्रॉन का नियम इसे दिया था हकल ने। किसने दिया था, हकल ने। 4n+2/pi इलेक्ट्रॉन नियम हकल द्वारा दिया गया था। ये इस नियम के अनुसार अणु चक्रीय समतल्य और पूरी तरह सुगमित होना चाहिए। n एक पूर्णांक 012 होता है। बेंजीन में 6/py इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह एरोमेटिक है। एरोमेटिक यौगिक अत्यधिक स्थायी होते हैं। मार्कोनिकॉफ का नियम एल्कीन के योगज की अभिक्रिया से संबंधित है। मार्कोनिकॉफ का नियम एल्कीन के योजक अभिक्रियाओं से संबंधित है। एफ्थेलीन भी एक एरोमेटिक यौगिक है। एंटी एरोटिक यौगिक में 4n-pi इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिरिडीन और फुरान जैसे विषम चक्र यौगिक भी एरोमेटिक हो सकते हैं। पिरिडीन और फुरान जैसे विषम चक्र यौगिक भी एरोमेटिक हो सकते हैं। एरोमेटिक शब्द एरोमा सुगंध से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्नेहक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्नेहक कौन सा होता है, स्नेहक हम लोग ग्रेफाइट को स्नेहक कहते हैं। ग्रेफाइट एक प्रमुख ठोस स्नेहक सॉलिड लुब्रिकेंट है। इसकी परतों के बीच कमजोर वैन डेर वाल्स बल होता है। इनके परतों के बीच में
कमजोर वैन डेर वाल्स बल होता है। ये परतें एक दूसरे को आसानी से फिसलती है जिनसे यह चिकनी होती है। इसका प्रयोग उच्च तापमान वाली मशीनों में किया जाता है। यह विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेंसिल के लीड बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। मोलिडेब्नम डाइसल्फाइड MaMOH2 एक अन्य प्रसिद्ध ठोस स्नेहक है। हीरे में कार्बन का संकरण sp3, ग्रेफाइट sp2 होता है। स्नेहक घर्षण और टूट फूट को कम करने का कार्य करता है। एक बफर विलयन में pH किस पर निर्भर नहीं करता। एक बफर विलयन का pH किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर नहीं करता है, तनुकरण पर निर्भर नहीं करता है। एक बफर विलयन का pH तनुकरण के सिद्धांत के रूप में निर्भर नहीं करता है। यह विलयन अम्ल और क्षार मिलने पर pH परिवर्तन का विरोध करता है। क्या कहता है, बफर का जो विलयन है वो pH के तनुकरण पर सैद्धांतिक रूप से निर्भर नहीं करता है। यह विलयन अम्ल और क्षार मिलने पर pH परिवर्तन का विरोध करता है। हेंडरसन हैसेलबर्ग समीकरण pH = pKa+ लॉग सॉल्ट होता है। तनुकरण करने पर लवण और अम्ल का अनुपात स्थिर रहता है। जब तनुकरण करने पर लवण और अम्ल का अनुपात स्थिर रहता है। बफर का pH और pKa निर्भर करता है। बफर पर pH तापमान और pKa पर निर्भर करता है। मानव रक्त एक बफर है जिसका pH लगभग में 7.4 होता है। मानव रक्त का रक्त भी एक बफर है जिसका pH लगभग में 7.4 होता है। रक्त में कार्बोहाइड्रेट सिस्टम मुख्य बफर का कार्य करता है। रक्त में जो बाइकार्बोनेट का सिस्टर है, रक्त में बाइकार्बोनेट सिस्टम मुख्य बफर का कार्य करता है। रक्त में जो बाइकार्बोनेट का सिस्टम है वो मुख्य बफर का कार्य करता है। अम्लीय बफर कमजोर अम्ल और उसके प्रबल क्षार के साथ लवण है। अम्लीय बफर कमजोर अम्ल और उसका प्रबल क्षार के साथ लवण है। क्षारीय बफर कमजोर क्षार और उसका प्रबल अम्ल के साथ लवण है। बफर क्षमता वह सीमा है जहां बफर प्रभाव रहता है। नैनो रसायन विज्ञान में क्वांटम साइज इफेक्ट का अर्थ क्या है। जो नैनो रसायन का विज्ञान में क्वांटम साइज इफेक्ट का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ होता है उसका अर्थ है आकार घटने का गुण बदलते थे। क्या लिखा ये देखो, नैनो स्केल 1 से लेकर -100 nm का पर आकार घटने पर पदार्थ का गुण बदल जाता है। अगर 1 से लेकर 100 तक नैनोमीटर में आकार घटने से पदार्थ का गुण बदल जाता है। यह प्रभाव इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम परिरोधों के कारण होता है। होता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम परिरोधों के कारण होता है। नैनो स्तर पे ऊर्जा का स्तर निरंतर होने की बजाय डिस्क्रीट हो जाता है। नैनो स्तर पे ऊर्जा का स्तर निरंतर होने की बजाय डिस्क्रीट हो जाते हैं। थोक सोना पीला होता है लेकिन सोने के नैनो कण लाल या बैंगनी हो सकते हैं। आकार घटने से सतह क्षेत्र या आयतन का अनुपात बढ़ जाता है। नैनो कण की रासायनिक सक्रियता बहुत ऊंची होती है। नैनो तकनीक को जनक रिचर्ड फेनमैन माने जाते हैं। नैनो तकनीक के जनक रिचर्ड फेनमैन माने जाते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब स्टील से भी अधिक मजबूत होती है। जो कार्बन होती है वो नैनो ट्यूब स्टील से भी अधिक मजबूत होती है। ग्रेफीन कार्बन का एकल नैनो परत है और जो ग्रेफीन है वो कार्बन की एकल नैनो परत है। क्वांटम डॉट का उपयोग डिस्प्ले तकनीक और चित्कर्ष इमेजिंग में करते हैं। क्वांटम डॉट का उपयोग हम लोग डिस्प्ले तकनीक और चित्कर्ष इमेजिंग में होता है। फिर आता है आपको एस्प्रोटेसिस क्या होता है। एस्प्रोटेसिस क्या है, तो ये प्रोग्राम्ड कोशिकीय मृत्यु है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। एस्प्रोटेसिस एक नियंत्रित और प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है। यह शरीर से अनावश्यक या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने का प्राकृतिक तरीका है। यह शरीर से अनावश्यक या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने का एक प्राकृतिक तरीका है। यह भ्रूण के विकास के दौरान अंगों को आकार देने में मदद करता है। यह भ्रूण के विकास के दौरान अंगों को आकार देने में मदद करता है। कैंसर की रोकथाम के लिए एस्प्रोटेसिस अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कैंसर की रोकथाम के लिए एस्प्रोटेसिस अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्रोसिस चोट या संक्रमण के कारण होने वाली अनियंत्रित मृत्यु है। नेक्रोसिस क्या है, तो चोट या संक्रमण के कारण होने वाली अनियंत्रित मृत्यु है। एस्प्रोसेटिस में कोशिका सिकुड़ जाती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। इन टुकड़ों को फोगोसाइट द्वारा बिना सूजन के पचा लिया जाता है। फिर आता है कैस्पेलेसिस, एस्प्रोसेटिस को संचरित करने वाला मुख्य एंजाइम है। फिर आता है टाइमर संप्रेस जीन P53 एस्प्रोटेसिस की सक्रिय करने में भूमिका निभाता है। ऑटोफेगी कोशिका द्वारा अपने पुराने अंगों को पहचानने की प्रक्रिया है। ऑटोफेगी कोशिका द्वारा अपने ही पुराने अंगों को पहचानने की प्रक्रिया है।
फिर आता है टेलोमेरेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। टेलोमेरेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, तो टेलोमेरेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, तो ये गुणसूत्रों के सिरों का संरक्षण करती है। क्या करती, क्वेश्चन क्या है, जो टेलोमेरेज एंजाइम, कौन सा, टेलोमेरेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, टेलोमेरेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, तो गुणसूत्रों के सिरों का संरक्षण करना है। टेलोमेरेज गुणसूत्र के सिरों की लंबाई को बनाए रखता है। टेलोमेरेज गुणसूत्र के सिरों की लंबाई को बनाए रखता है। टेलोमेयर सुरक्षात्मक कैप की तरह कार्य करता है जो डीएनए को क्षति से बचाता है। टेलोमेयर सुरक्षात्मक कैप की तरह कार्य करता है जो डीएनए को क्षति से बचाता है। प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ टेलोमेयर छोटी होते जाते हैं। टेलोमेयर में अत्यधिक छोटे होने पर कोशिका का विभाजन रुक जाता है या बुढ़ापा आता है। कैंसर को कोशिका का में टेलोमेरेज बहुत सक्रिय होता है जिससे वे अमर हो जाते हैं। कैंसर कोशिकाओं में टेलोमेरेज बहुत सक्रिय होते हैं और वे अमर हो जाते हैं। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और टेलोमेयर की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ओह, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को टेलोमेयर की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। टेलोमेयर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है। ये एक टीटीएजीजीजी जैसे दोहराए जाने वाले अनुक्रमों को जोड़ता है। सामान्यतः सिमेट्रिक कोशिकाओं में इसकी सक्रियता बहुत कम होती है। स्टेम सेल और जर्म सेल में यह एंजाइम सक्रिय होते हैं। स्टेम सेल और जर्म सेल में यह एंजाइम सक्रिय होते हैं। आरएनए इंटरफेस की प्रक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो आरएनए का इंटरफेस की प्रक्रिया का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, तो ये जीन अभिव्यक्ति को शांत करने के लिए, टू साइलेंस जीन एक्सप्रेशंस। आरएनए का उपयोग जीन साइकिलिंग के लिए किया जाता है। ये छोटे आरएनए अणु siRNA, miRNA, मैसेंजर आरएनए और mRNA को नष्ट कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है। एड्यूफायर ने और कैग्रोमेलो ने इसकी खोज के लिए 2006 में नोबेल मिला था। इस तकनीक को आनुवंशिकी रोगों के उपचार और कृषि अनुसंधान में उपयोगी है। इसका प्रयोग कीट प्रतिरोधी फसलों जैसे तंबाकू, नेमाटोड प्रतिरोधक में विकास होता है। ड्राइसर एंजाइम लेबे छोटे टुकड़ों को काटता है। रिस्क कॉम्प्लेक्स लक्ष्य mRNA को पहचानने और काटने का काम करता है। यह प्रक्रिया सुकेंद्रीय कोशिकाओं में एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अनुसार एक प्रजाति क्या होती है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अनुसार एक प्रजाति क्या है, तो एक प्रजाति क्या होती है, एक प्रजाति क्या होती है, तो एक प्रजाति प्राकृतिक रूप में अत्यंत प्रजनन करने वाली आबादी। क्या लिखता है, प्रजाति वे जीव हैं जो आपस में प्रजनन कर उर्वरा फर्टिलिटी संतान पैदा कर सकते हैं। इस अवधारणा को एर्नस्ट मेयर ने लोकप्रिय बनाया था। प्रजनन अलगाव इस अवधारणा का मुख्य आधार है। जो प्रजनन का जो अलगाव है वो इस अवधारणा का मुख्य आधार है। एक प्रजाति के सदस्य दूसरे प्रजाति के साथ प्रजनन नहीं कर सकते हैं। यह अवधारणा जीवाश्मों और अलैंगिक जीवों जैसे बैक्टीरिया पे लागू नहीं होती है। द्विनाम पद्धति निमोरेक्युलेटर के जनक कैरोसेल लिनियस है। द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस है। प्रजाति वर्गीकरण की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है। प्रजाति वर्गीकरण की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है। घोड़े और गधे का क्रॉस से खच्चर पैदा होता है जो बांझ होता है। जनसंख्या के आनुवांशिक संरचना को जीन पूल कहलाती है। प्रजातिकरण में नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया। प्रजातिकरण नए प्रजातियों की बनाने की प्रक्रिया है। प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से HIV से लक्षित होती है, तो कौन सी होती है, तो हैपर टी कोशिकाएं होती है। HIV मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली के हैपर टी कोशिकाओं पर हमला करता है। ये कोशिकाएं शरीर के संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सम्मिलित करती है। वायरस के कारण इन कोशिकाओं की संख्या में गिरावट से प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है। जब 6D4 काउंटर में कम हो जाता है तो उसकी स्थिति को एड्स कहा जाता है। HIV एक रेट्रोवायरस है जो अपनी आनुवांशिक सामग्री को RNA से DNA में बदलने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रयोग करती है। एलिसा टेस्ट HIV की प्रारंभिक जांच के लिए किया जाता है। वेस्टर्न ब्लास्ट का परीक्षण HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए स्वर्ण मानक माने जाते हैं। फिर आता है ART का उपयोग वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। HIV के संक्रमण से संक्रमित रक्त असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित या मां से बच्चे को हो जाता है। फिर कहता है केब्स चक्र कोशिकाओं के किस भाग में होता है। जो केब्स का चक्र है वो कोशिका के किस भाग में होता है,
तो वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। केब्स चक्र एक सुकेंद्रिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इसे साइट्रिक एसिड चक्र या टीसीए चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र का मुख्य कार्य एटीपी, एनएडीएच और FADH2 के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करना है। ये वायरस श्वसन के द्वारा महत्वपूर्ण चरण है। वैज्ञानिक हब्सकेप ने 1937 में इस चक्र की खोज की थी और जिसके लिए 1953 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। चक्र की शुरुआत वेसिटियोल सियोल के अणु से होती है। फिर आता है, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उप उत्पाद के रूप में छोड़ा जाता है। फिर आता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती है। प्रति ग्लूकोज अणु केब्स चक्र में 2 ATP प्रत्यक्ष लाभ होता है। सहभोजी संबंध क्या होता है? सहभोजी संबंध क्या होता है? एक को लाभ, दूसरा अप्रभावित। क्या बोल रहा है? सहभोजी संबंध। भोजी संबंध क्या होता है? सहभोजी संबंध एक को लाभ, दूसरा अप्रभावित रहता है। सहभोजी दो अलग अलग प्रजातियों के बीच एक जैविक संबंध है जो एक को लाभ और दूसरे अप्रभावित रहता है। पेड़ों में उगने वाले ऑर्किड इसका एक प्रमुख उदाहरण है जिसे सहारा मिलता है पर पेड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शार्क के साथ घूमने वाली रेमेला मछली शार्क से बचे हुए भोजन को खाती है जो एक सहभोजी का उदाहरण है। भैंसों के पीछे चलने वाले बगुले जो घास में निकलने वाले कीड़ों को खाते हैं, इस संबंध को दर्शाता है। पारस्परिकता में दोनों प्रजाति एक दूसरे को लाभ देते हैं। क्या लिखा है? पारस्परिकता में दोनों प्रजाति एक दूसरे को लाभ देते हैं। परजीविता में एक प्रजाति का लाभ और दूसरे को हानि होता है। परजीविता में एक को लाभ, दूसरे को हानि होता है और जिसमें एक को हानि और दूसरे को अप्रभावित रहता है। प्रतिस्पर्धा में अक्सर दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है। प्रतिस्पर्धा में अक्सर दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है और वेल के शरीर में चिपके बर्नाकल्म भी सहभोजिता का उदाहरण है। समुद्री एनीमोन और जोकर मछली का संबंध अक्सर सहभोजिता या पारस्परिकता की श्रेणी में आता है। मानव जीनोम का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? मानव जीनोम में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? तो ट्रांसपोषण जंपिंग जीन का होता है। ट्रांसपोषण जंपिंग जीन का होता है। मानव जीनोम का लगभग 45% हिस्सा ट्रांसपोषण जंपिंग जीन द्वारा निर्मित है। प्रोटीन कोडेड जीन जीनोम में केवल 1.5 से 2% का हिस्सा ही बनाते हैं। जो प्रोटीन कोडेड जीन है वो जीनोम में केवल 1.5 से 2% ही हिस्सा बनाते हैं। ट्रांसपोषण DNA के वे अनुक्रम हैं जो जीनोम के भीतर अपना स्थान बदल सकते हैं। बारबरा मैलिकट्रॉक ने मक्का के पौधे को सर्वप्रथम जंपिंग जीन की खोज की थी। बारबरा मैलिकट्रॉक ने मक्का के पौधे में सर्वप्रथम जंपिंग जीन की खोज की थी। ईटॉन जीन के भीतर स्थित गैर कोडिंग हिस्से में होते हैं जिन्हें शिपिंग के दौरान हटा दिया जाता है। इंटॉन जीन के भीतर स्थित गैर कोडिंग हिस्से होते हैं जो स्पेसिंग के दौरान हटा दिए जाते हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट HGP की शुरुआत 1990 में हुई और यह 2003 में पूरा हुआ था। मानव जीनोम में लगभग 3.2 बिलियन बेस पेयर आधार युग्म होते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3.2 बिलियन बेस पेयर होते हैं। गैर कोडिंग DNA के पहले जंक DNA कहा जाता है। गैर कोडिंग DNA को पहले जंक DNA कहा जाता था लेकिन अब इसे जीन विनिमय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नियामक अनुक्रम को तय करता है कि कौन सा जीन कब और कहाँ अभिव्यक्त होगा। ALU तब तो मानव जीनोम में पाए जाने वाले सबसे सामान्य प्रकार के ट्रांसपोषण है। फिर आता है सेनेटिक ट्रांसमिशन को न्यूरोट्रांसमीटर से कहाँ मुक्त करते हैं? सेनेटिक ट्रांसमिशन से न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ मुक्त होते हैं? तो प्री सिंथेटिक टर्मिनल में। ट्रांसमीटर में सिनेप्स पर प्री सिंथेटिक टर्मिनल से मुक्त होते हैं। क्या लिखा है? नैनो ट्रांसमीटर सिनेप्स पर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से मुक्त होते हैं। तंत्रिका आवेग पर पहुंचने पर यह रासायनिक संदेशवाहक वेलियंस पर से बाहर निकलते हैं। मुक्त होने के बाद ये सिनेटिक फंक पर पार करते हैं। ये संदेशवाहक पोस्ट सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर स्थित विशिष्ट रिपीट्स से जुड़ते हैं। सिनेक्स दो न्यूक्लियॉन्स के बीच के संचार जंक्शन है। सिनेक्स क्या है? तो दो न्यूक्लियॉन के बीच संचार जंक्शन होता है। फिर आता है एसिटिक्योल, एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है।
एसिटाइल क्लोन एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है जो तंत्रिका मांसपेशी जंक्शन पर कार्य करता है। कैल्शियम आयरन में वेसिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर के डीजल को ट्रिगर करने के लिए आवश्यक है। और डोपामाइन और सेरोटोनिन मस्तिष्क में महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर जो मूड और रिकॉर्ड को नियंत्रित करते हैं। डोपामाइन सेरोटोनिन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामाइन और सेरोटोनिन मस्तिष्क में महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड और रिवॉर्ड को नियंत्रित करते हैं। फिर आता है डेंड्राइट्स अन्य न्यूरोटाइम्स में आने वाले संकेतों को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। फिर आता है सिनेप्स रासायनिक का विद्युत के प्रकार हो सकते हैं। सिनेप्स रासायनिक या विद्युत प्रकार हो सकते हैं। कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है। इसमें आपको बताना है कौन सा पादप हार्मोन है जो तनाव हार्मोन कहलाता है। उससे हम लोग कहते हैं एसिडिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड को। ओहो, कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग तनाव हार्मोन कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड ADABA के पौधे में तनाव हार्मोन कहा जाता है या सूखे की स्थिति में पत्तियों में रंध्रों स्टोमेटा को बंद करने में मदद करते हैं। यह हार्मोन बीजों की प्रसूति डोरफेमेसी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह पौधे में वृद्धि को बाधित करता है ताकि प्रतिकूल परिस्थिति में ऊर्जा बचे। ऑक्सिन तने में वृद्धि और शीर्ष प्रभाविता के लिए जिम्मेदार है। जो ऑक्सिन है वो तनों में वृद्धि और शीर्ष प्रभाविता के लिए जिम्मेदार है। जिब्रेलिन बीज अंकुरण और तने की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण और तने की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और बुढ़ापे को देरी से लाता है। फिर वही आता है एथिलीन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। ABA जिब्रेलिन का विरोधी के रूप में कार्य करता है जिसे ग्रोथ इनहिबिटर की खोज श्रेणी में रखा गया है। DNA फिंगरप्रिंट किस भिन्नता पर आधारित है। DNA का जो फिंगरप्रिंट है वो किस भिन्नता पर आधारित है। तो वो आपका VNTRA मिनी सैटेलाइट पर आधारित है। क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि DNA का जो फिंगरप्रिंट की भिन्नता किस पर आधारित होती है। तो VNTR मिनी सैटेलाइट पर आधारित है। DNA फिंगरप्रिंट वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिप्लेट की भिन्नता पर आधारित है। VNTRS गैर कोडिंग DNA के छोटे अनुक्रम होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जुड़वों को छोड़कर इन शब्दों को दोहराव के लिए लंबाई को अद्वितीय होते हैं। एलेक्स जेफरीज ने 1984 में इस तकनीक का विकास किया था। भारत में डॉक्टर लालजी सिंह ने DNA फिंगरप्रिंट का जनक माना जाता है। भारत में डॉक्टर लालजी सिंह को DNA फिंगरप्रिंट का जनक माना जाता है। इस तकनीक का उपयोग अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक और प्रत्युत्तर विवादों को सुलझाने में होता है। PCR तकनीक का उपयोग कम मात्रा में उपलब्ध DNA को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जेल इंटरफेसिक दवाएं DNA बैंड के पैटर्न को देखा जाता है। आज के समय में STR का उपयोग अधिक सटीकता के लिए किया जाता है। मानव DNA में लगभग 99.9% हिस्सा मनुष्यों में समान होते हैं। फाउडर इफेक्ट किसका एक उदाहरण है। जो फाउडर इफेक्ट है, फाउडर इफेक्ट किसका एक उदाहरण है। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का है। किसका है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का है। फाउडर इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट आनुवंशिक विचलन का एक विशिष्ट प्रकार है। यह तब होता है जब एक छोटा समूह मूल आबादी से अलग होकर नई आबादी बनाता है। नई आबादी में जीन का पुल मूल आबादी की तुलना में कम विविधतापूर्ण होता है। नई आबादी में एरियल फ्रीक्वेंसी ऑक्सिल रूप में बदल जाता है। जेनेटिक ड्राफ्ट छोटी आबादी में सबसे अधिक प्रभावी होता है। यह एक याच्छादित प्रक्रिया है जबकि प्रकृति में चयन गैर याच्छादित है। फिर आता है बॉटलनेक इफेक्ट। कौन सा कहता है। बॉटलनेक इफेक्ट जेनेटिक ड्राफ्ट का दूसरा प्रमुख उदाहरण है। बॉटलनेक इफेक्ट जेनेटिक ड्राफ्ट का दूसरा प्रमुख उदाहरण है। जीन प्रवाह दो अलग अलग आबादियों के बीच जीनों के स्थानांतरण को कहते हैं। जीन प्रवाह दो अलग अलग आबादियों के बीच जीनों के स्थानांतरण को कहते हैं। उत्परिवर्तन DNA अनुक्रम में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। उत्परिवर्तन DNA अनुक्रम में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। हर्गी-बेनबर्ग सिद्धांत आबादी के एरियल फ्रीक्वेंसी की स्थिरता की व्याख्या करता है। C3-C4 पौधे के बीच मुख्य अंतर किस एंजाइम का होता है। हम कहते हैं ना C3 और C4 के बीच में जो अंतर है वो किस एंजाइम से संबंधित है। वो है PEP कार्बिलेजेस से है। PEP कार्बिलेजेस से है। क्या बोलता है। C3 और C4 पौधे के बीच मुख्य अंतर PEP
कार्बिलेजेस एंजाइम का उपयोग से संबंधित है। C3 पौधे में कार्बन की स्थिरीकरण सीधे RuBisCO एंजाइम द्वारा होता है। C4 पौधे में CO2 का प्रारंभिक स्थिरीकरण मैसिफोल कोशिकाओं के PEP कार्बिलेजेस द्वारा होता है। PEP कार्बिलेजेस CO2 की प्रतिबंधुता RuBisCO की तुलना में अधिक होता है। C4 पौधे गर्म और शुष्क वातावरण में अधिक अनुकूलित होते हैं। C4 जो पौधे हैं वो गर्म और शुष्क वातावरण में अधिक अनुकूलित होते हैं। C4 मार्ग प्रकाश श्वसन को हानि को कम करता है। मक्का, गन्ना, ज्वार C4 पौधे के प्रमुख उदाहरण है। फिर आता है गेहूं, चावल, सोयाबीन C3 पौधे की श्रेणी में आते हैं। C4 पौधे की पत्तियां क्रैज एंटामनी पाई जाती है। C4 चक्र में H स्केल मार्ग भी कहा जाता है। फिर आता है PN क्या है? PN क्या है? एक संक्रमण प्रोटीन है। PN क्या होता है? एक संक्रामक प्रोटीन होता है। PN एक संक्रामक या असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन होते हैं। इसमें कोई आनुवंशिक सामग्री DNA या RNA नहीं होती है। ये मस्तिष्क में सामान्य प्रोटीन को भी गलत तरीके से मोड़ने में के लिए प्रेरित करता है। ये मुख्य रूप से न्यूरोडिजेनेटिव रोग, मस्तिष्क विकार का कारण बनते हैं। मवेशियों में मेड काउ डिजीज PN के कारण होती है। मनुष्यों में क्रेटरफील्ड जैकब रोग एक घातक PN बीमारी है। भेड़ों में होने वाली स्क्रेपी रोग इसी से संबंधित है। भेड़ों में होने वाली जो स्क्रेपी रोग है वो इसी से संबंधित है। PN अत्यधिक प्रतिरोधी होती है और सामान्य कीटाणुरोधन विधियों को नष्ट होने नहीं देती है। स्टेनले पिसिलन को प्रीनन की खोज के लिए 1997 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। केरू रोग एक ऐतिहासिक PN बीमारी है जो नरभक्षण से जुड़ी हुई है। केरू रोग एक ऐतिहासिक PN बीमारी है जो नरभक्षण से जुड़ी हुई है। दिसंबर 2025 में दुबई में आयोजित होने वाले COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? उसका मुख्य एजेंडा क्या था? तो वैश्विक स्टॉकटेक, ग्लोबल स्टॉकटेक का दूसरा दौर, सेकंड राउंड ऑफ ग्लोबल स्टॉकटेक। देखिए क्या बोल रहा है। COP31 शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा वैश्विक स्टॉकटेक GST का दौर है। वैश्विक स्टॉकटेक पेरिस समझौते के लक्ष्यों को दिशा में हुई प्रगति का आकलन करता है। पहला वैश्विक स्टॉकटेक COP28 में पूरा हुआ था और पेरिस समझौते के तहत 5 साल में जलवायु कार्यवाही की समीक्षा अनिवार्य है। COP क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है। इस सम्मेलन का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। हानि और क्षति कोष का उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु आपदाओं से निपटने में मदद करना है। COP31 में नए राष्ट्रीय स्तर निर्धारित योगदान NDCS पे भी चर्चा होगी। नवीन जल ऊर्जा की क्षमता में 3 गुना करने का वैश्विक लक्ष्य को शामिल है। कार्बन क्रेडिट डेडिंग उत्सर्जन कम करने के लिए बाजार आधारित तंत्र है। 2025 का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 2025 का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार ये मिला था आपको पत्रकारों की सुरक्षा की समिति को। क्या बोल रहा है? 2025 का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार नहीं तो 2025 का नोबेल पुरस्कार तो इसको मिला था ना, अरे मैक्सिको का लोग को मिला था ना रे। 2025 का नोबेल शांति का पुरस्कार पत्रकारों की सुरक्षा की समिति JPG को दिया गया। JPG एक स्वतंत्र संगठन है जो दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता करते नहीं। यह पुरस्कार संघर्ष पत्रकारिताओं के सामने खतरे को उजागर करेगा। प्रेस की स्वतंत्रता और सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई में JPG की भूमिका महत्वपूर्ण है। JPG का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। पत्रकारों पर हो रहे हमले और गलत सूचनाओं के गलत ये क्वेश्चन। IAEA 2005 का परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्ण उपयोग के लिए मिला था। WEP 2020 में भूख के खिलाफ लड़ने के लिए नोबेल मिला था। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। मेरिया रेसा और बेमेद्री मोटासेव को 2021 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पुरस्कार मिला था। भारत की नई राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2.0 2025 भारत पर किस पे केंद्रित है? तो वो है AI, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेट पर है। भारत राष्ट्रीय AI रणनीति 2.0 मुख्य रूप से AI, कंप्यूटिंग और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। यह रणनीति भारत में AI फॉर ऑल विजन का अगला चरण है। इसका मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट उपलब्ध कराना है। मेक AI इन इंडिया और मेक AI फॉर
इंडिया इसके प्रमुख नारे हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के माध्यम से इसे लागू किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं के लिए विशेष एआई मॉडल विकसित करना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एआई रणनीति 2.0 की नीति आयोग और आईटी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर में जीपीयू आधारित सर्वर फॉर्म स्थापित करना शामिल है। एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर में जीपीयू पर आधारित सर्वर फॉर्म को स्थापित करना अनिवार्य है। बड़े भाषा मॉडल एलएलएमएस इसी पर रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका लक्ष्य भारत को एआई के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। बिहार सरकार ने 2025 को किस क्षेत्र में आपदा प्रबंधन क्षेत्र घोषित किया है? तो किसको किया है? कोसी बेसिन बाढ़, कैमूर पठार सूखा और सीमांचल क्षेत्र भूकंप गतिविधि को किया है। तो ये क्या लिखा है? बिहार सरकार ने कोसी बेसिन, कैमूर पठार और सीमांचल सभी को आपदा प्रबंधन घोषित किया है। कोसी बेसिन इसकी विनाशकारी बाढ़ के लिए जाना जाता है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। कैमूर पठार और दक्षिण बिहार का हिस्सा अक्सर सूखे की स्थिति का सामना करता पड़ता है। सीमांचल क्षेत्र में हिमालय के करीब होने के कारण उच्च भूकंपीय तीव्रता जोन 4 या 5 में आता है। बिहार भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों का माना जाता है। राज्य का लगभग 73% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ की आशंका वाला है। आपदा प्रबंधन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बीएसडीए में नोडल एजेंसी है। बिजली गिरने और लू बिहार की मुख्य आपदाएं शामिल है। कोसी नदी अक्सर अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, जिसे बाढ़ आती है। भूकंप की दृष्टि से उत्तरी बिहार जिले में सबसे अधिक संवेदनशील है। भारत में पहले स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का परीक्षण कहाँ किया गया? माने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया बेंगलोर, चेन्नई में किया गया। भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम स्कोर नेटवर्क का सफल परीक्षण बेंगलुरु और चेन्नई के बीच हुआ। यह नेटवर्क क्वांटम और डिस्ट्रीब्यूशन की तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक संचार पूरी तरह सुरक्षित और अजेय बनाती है। फिर आता है सी डॉट और अन्य भारतीय संस्थाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। क्वांटम अवस्था में किसी भी हस्तक्षेप का तुरंत पता चल जाता है, जिससे डेटा चोरी असंभव है। और सुरक्षित संचार में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। सुरक्षित संचार आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। यह तकनीक सैन्य, बैंकिंग और सरकारी डेटा की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत इसी दिशा में निवेश बढ़ाया गया है। भारत में क्वांटम मिशन के तहत इस दिशा में निवेश बढ़ाया गया है। सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमेट्रिक्स भारत में प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान केंद्र है। बेंगलुरु और चेन्नई भारत के प्रमुख आईटी और तकनीकी अनुसंधान केंद्र हैं। G21 में 2026 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। G21 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को शामिल होने के बाद G20 अब G21 बन गया है। G21 की अध्यक्षता एक रोटेशन प्रणाली के आधार पर चलती है। 2024 में ब्राजील, 2025 में दक्षिण अफ्रीका इस सम्मेलन का मेजबानी करेंगे। अमेरिकी अध्यक्षता में वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु वित्त पर ध्यान केंद्रित होगा। G21 के लिए 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद की गई थी। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुआ था। अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य देश शामिल हैं। G21 दुनिया का लगभग 85% GDP और 75% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 2025 में चीतों का तीसरा जत्था किस देश से भारत लाया गया? तो कहां से लाया गया? बोत्सवाना से। प्रोजेक्ट चीता के तहत 2025 में चीतों का तीसरा जत्था बोत्सवाना से लाया गया। भारत 1952 में चीता के आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में 1952 में चीतों को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया। पहला जत्था 2025 में नामीबिया से, दूसरा 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। बोत्सवाना दुनिया का सबसे बड़ी जंगली चीता आबादी का घर है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी जंगली चीता आबादी का घर है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत में चीतों को एक टिकाऊ और विविध आबादी स्थापित करना है। प्रोजेक्ट चीता दुनिया की पहली अंतर्महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी जीव हस्तांतरण परियोजना है। फिर आता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इस परियोजना की देखरेख करती है। चीता जमीन पर देखने वाला दुनिया का सबसे तेज जानवर है। वही कूनो नेशनल पार्क उसकी घास के मैदान वाली परिस्थिति के कारण चुना गया है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 38,
भारत का नया संसद भवन आधिकारिक तौर पे किसके नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से। जो भारत का नया संसद भवन आधिकारिक तौर पे किसके नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। भारत के पुराने संसद भवन का आधिकारिक नाम संविधान सदन कर दिया गया। जो भारत का जो पुराना भारत का जो पुराना भारत का जो पुराना सदन था ना, संसद, अब उसे हम लोग संविधान सदन कहेंगे। भारत के पुराने संसद भवन को आधिकारिक नाम अब संविधान सदन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 सितंबर 2023 को पुराने संसद भवन को यह नया नाम दिया है, संविधान सदन। यह नाम ऐतिहासिक तथ्यों को महत्व दर्शाता है कि यह भारत के संविधान बनाया गया था। नया संसद भवन अब आधिकारिक तौर पर संसद भवन भारत के रूप में जाना जाएगा। संसद भवन भारत के रूप में जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का पुनर्विकास की परियोजना का नाम है। नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल है। नई लोकसभा की थीम मोर और राज्यसभा का कमल है। लोकसभा का क्या है? मोर और राज्यसभा का कमल है। नए भवन के लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। नए संसद भवन के ऐतिहासिक राजदंड संगोल स्थापित किया गया है। फिर आता है नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। 2025 में लॉन्च किया गया भारत का समुद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है? जो 2025 में लॉन्च किया गया भारत का समुद्रयान मिशन, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है मानव युक्त पनडुब्बियों का अन्वेषण करना है। समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त महासागर अन्वेषण मिशन है। यह मिशन भारत में डीप ओशन मिशन का मुख्य हिस्सा है। इसके तहत मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी विकसित की गई है। यह पनडुब्बी 3 वैज्ञानिक को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिज जैसे कि पॉलीमेट्रिक नोड्यूल का अध्ययन करना है। इसमें निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और तांबा जैसे संसाधनों को खोज शामिल है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। गहरे समुद्र में जैव विविधता का अध्ययन करना भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारत ऐसा मिशन करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। इस मिशन को ब्लू इकोनॉमी नीति को बढ़ावा देने में सहायता होगी। यह मिशन जो है ये ब्लू इकोनॉमी की नीति को बढ़ावा देने में सहायक होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवहारिता का अध्ययन करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहारिता का अध्ययन करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद है। कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। इस समिति का कार्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की जांच करना था। समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में चरणबद्ध तरीके से एक साथ एक चुनाव कराने के लिए संविधान संशोधन की सिफारिश की गई है। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और इस समिति के सदस्य भी थे। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है और इस समिति के भी सदस्य है। एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य चुनाव खर्चों को कम करना और शासन की स्थिर निरंतरता बनाए रखना है। भारत 1951 से लेकर 67 तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होते हुए थे। यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रस्ताव से संविधान का अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। विधि आयोग ने भी 1999 में अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया था। जो विधि आयोग है उसने भी 1999 में अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया था। समिति ने गृह मंत्री अमित शाह और गुलाम नबी आजाद को जैसे प्रमुख नेता इसमें शामिल थे। भारत में पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? दिल्ली में हुआ था। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा की शुरुआत दिल्ली में की गई थी। इस बस का परिचालन कर्तव्य पथ पूर्व राजपथ पे शुरू किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता था। यह भवन उत्सर्जन जीरो ईंधन है जो प्रदूषण कम करने में सहायक है। यह एक शून्य उत्सर्जन जीरो एमिशन ईंधन है जो प्रदूषण कम करने में सहायक है। फ्यूल सेल तकनीकी रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न की जाती है। यह प्रक्रिया निकास के रूप में केवल पानी की बूंदों को ही बाहर निकालता है।
यह परियोजना सार्वजनिक परिवहन में डिकार्बनाइज करने और जीवाश्म ईंधनों को निर्भरता कम करने की दिशा में एक पायलट प्रोजेक्ट है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक भारत को हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना था। हाइड्रोजन को उसके उत्पादन के आधार पर ग्रे या ब्लू ग्रीन श्रेणी में बांटा गया है। फिर आता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन भविष्य का अच्छा स्वच्छ परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नासा इसरो सिंथेटिक रपर्चर रडार उपग्रह का मुख्य मिशन क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक रपर्चर रडार उपग्रह का मुख्य मिशन क्या है? तो उसका मुख्य मिशन क्या है? पृथ्वी की सतह का अवलोकन करना। निसार उपग्रह का मुख्य मिशन पृथ्वी की सतह का सूक्ष्म अवलोकन और मानचित्र करना है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त मिशन था। इसमें दो अलग अलग रडार आवृत्ति के एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करके दुनिया का पहला उपग्रह। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र में गड़बड़ी और बर्फ की चादर को ढकने की निगरानी करना है। यह उपग्रह भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को ट्रैक करने में सक्षम है। यह पृथ्वी के सतह पर होने वाले सेंटीमीटर को भी कम के परिवर्तनों को मापने के लिए उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करता है। निसार हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाने की योजना है। सितरचर अपर्चर रडार SAR तकनीक बादलों और अंधेरों में भी उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीर ले सकती है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। फिर आता है 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पर आधारित एक नई मौद्रिक नीति की रूपरेखा अपनाई है? तो किसने अपनाई है? तो दोलन लक्ष्यीकरण, मुद्रास्फीति और विकास, डुअल टारगेटिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को। भारतीय रिजर्व बैंक ने दोहरी लक्ष्यीकरण, डुअल टारगेटिंग की नई मौद्रिक नीति की रूपरेखा अपनाई है। इस नीति के तहत मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास ग्रोथ, GDP ग्रोथ दोनों समान जोर दिया जाएगा। इसके पहले RBI मुख्य रूप से लचीली मुद्रास्फीति और लक्ष्यीकरण, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FI8 पे ध्यान केंद्रित करता था। पिछली रूपरेखा का प्राथमिक उद्देश्य केवल मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबल पर बनाए रखना है। अब मौद्रिक नीति समिति MPC ब्याज दरों का निर्णय लेते हैं और समय विकास की अनिवार्यता को ध्यान में रखेगा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए यह बदलाव विकास की गति देने के लिए किया गया है। मौद्रिक नीति समिति MPC के कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के लिए RBI आमतौर पर रेपो रेट वृद्धि करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिंटल-यंग कमीशन की सिफारिश पे की गई थी। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CJI रूप से किसने शपथ लिया है? तो किसने लिया था CJI के रूप में? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने लिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत में 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 11 नवंबर 2024 को अपना कार्यकाल संभाला है और वे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अधिकारी बने थे, उत्तराधिकारी। CJI की नियुक्ति वरिष्ठतम के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के कार्यकाल 31 मई 2025 तक रहेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश का 65 वर्षों की आयु तक रहते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करती है? 124(2) के तहत करती है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश HK कानिया, न्यायमूर्ति DY गवई वरिष्ठतम अगले न्यायाधीश हैं। CJI शपथ के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑपरेशन अजय किस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था? जो ऑपरेशन अजय हुआ वो किस क्षेत्र के भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था? तो अजय हुआ था इजराइल हमास संघर्ष के क्षेत्र के लिए। और क्या कहता है? ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2023 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस ऑपरेशन के तहत विशेष चार्टर्ड उड़ानों और वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया था। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में अंतरिक्ष संकट के दौरान भारतीयों को बचाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान और तालिबान के कब्जे के बाद
भारतीयों की निकासी के लिए था। ऑपरेशन वंदे भारत कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को लाने का सबसे बड़ा अभियान था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप 2015 के दौरान राहत कार्यों के लिए था। भारत सरकार संकटग्रस्त क्षेत्रों में अपने नागरिकों को निकालने के लिए संकट मोचन जैसे अभियान भी चलाती है। इजराइल में काम करने वाले भारतीयों को सुरक्षा सुनिश्चित करना किस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। अब क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यन आक्रमण सिद्धांत के खिलाफ सबसे मजबूत पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यन आक्रमण के सिद्धांत के खिलाफ सबसे मजबूत पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? सबसे मजबूत पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? आक्रमण का कोई स्तरीकृत साक्ष्य नहीं है। आर्यन आक्रमण सिद्धांत के खिलाफ सबसे बड़ा साक्ष्य खुदाई में बड़े सैन्य संघर्ष और हथियारों के स्थलीकृत साक्ष्य का ना होना है। फिर आता यह सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित साक्ष्य एक विनाशकारी घटना के बजाय शहरों के क्रमिक पतन ग्रेजेज डिक्लाइन की ओर इशारा करते हैं। हड़प्पा शहरों की योजना और रखरखाव में कई शताब्दियों तक धीमी गिरावट देखी गई है। वर्तमान में इतिहासकारों ने पतन के लिए जलवायु परिवर्तन और मानसून पैटर्न के बदलाव को जिम्मेदार मानते हैं। सरस्वती नदी का सूखना, परिस्थिति असंतुलन पतन के अन्य महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। मेसोपोटामिया के साथ विदेशी व्यापार में गिरावट ने भी पतन की भूमिका निभाई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के लोग 1921 में हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने और मोहनजोदाड़ो ने 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले विद्वान थे। फिर आता अशोक के धम्म बौद्ध धर्म की मूलभूत अंतर क्या है? अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म का मूलभूत अंतर क्या है? अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म में क्या मूलभूत अंतर है? अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म में मूलभूत अंतर क्या है? धम्म एक नैतिक संहिता थी, ना कि एक संगठित धर्म था। धम्म एक नैतिक संहिता थी, ना कि एक संगठित धर्म था। अशोक के धम्म में अनिवार्य रूप से एक सामाजिक और नैतिक संहिता थी। क्या लिखता है? अशोक का धर्म अनिवार्य रूप से एक सामाजिक और नैतिक संहिता थी, ना कि कोई विशिष्ट धर्म था। इसमें बड़ों का सम्मान, अहिंसा, सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों पर जोर दिया गया था। हालांकि अशोक स्वयं बुद्ध था, लेकिन उसके धम्म में बौद्ध धर्म के विशिष्ट सिद्धांत जैसे निर्वाण और अष्टांगिक मार्ग पर प्रचार नहीं था। धम्म का उद्देश्य बहुधार्मिक प्रजा के बीच एकता और नैतिक ढांचा प्रदान करना था। अशोक के धम्म ने प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अशोक के शिलालेखों में धम्म के सिद्धांतों का उल्लेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलता है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्मा घोष को अपनाया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। देवनाम प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय अशोक का प्रसिद्ध उपाधि थी। संगम साहित्य में मुवनेदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संगम साहित्य में मुवनेदार शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? ये हम लोग करते हैं। मुवनेदार शब्द का प्रयोग हम लोग 3 राजवंश चोल, चेल और पांडे के लिए करते हैं। संगम साहित्य में मुवेनेदार शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो 3 राजवंशों के लिए, चेल, चोल और पांड्य के लिए करते हैं। संगम साहित्य में मुवनेदार शब्द का अर्थ 3 मुखिया, 3 चीफ है, जो दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंशों के प्रयुक्त हुआ था। ये 3 राजवंश थे चेल, चोल और पांड्य। चेर राजवंश का शासक मुख्य रूप से आधुनिक केरल के पास था। चोल पांड्य कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में स्थित हुई, जबकि पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई थी। संगम काल लगभग में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। संगम कविताओं में इन शासकों की वीरता और उनके संरक्षण का विस्तृत विवरण मिलता है। पांड्य शासकों के संरक्षण में ही संगम साहित्य संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। चेर शासकों के प्रतीक धनुष बाण, चेरों के बाग और पांड्यों का प्रतीक मछली था। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलर संगम काल के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा की विफलता का मुख्य कारण क्या था? उसका कारण था नकली सिक्कों पर नियंत्रण का अभाव। मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का योजना विफलता का मुख्य कारण नकली सिक्का पर राज्य का नियंत्रण न होना था।
उसमें चांदी की कमी के कारण तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए थे, जिसका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर रखा गया था। सिक्कों को ढालने की तकनीक पर सरकारी एकाधिकार नहीं था, जिससे लोगों ने घरों पर ही सिक्का बनाना शुरू कर दिया था। बाजार नकली सिक्कों से भर गया और जिससे मुद्रा भारी अवमूल्यन हुआ और व्यापार ठप हो गया था। अतः सुल्तान ने यह योजना वापस लेनी पड़ी और गरीब लोगों को तांबे के बदले चांदी के सिक्के देने पड़े थे। सुल्तान ने यह प्रयोग चीन कबीलाई खान के फारस के सिक्कों से प्रेरित होकर की थी। उन्होंने किससे प्रेरित हुआ था? चीन में कबीलाई खान और फारस के शासकों से प्रेरित होकर किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का विरोधाभासों का मिश्रण और पागलों का सुल्तान भी कहा जाता है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। इब्न बतूता जो मैक्सिको का या मोरक्को का यात्री था, इसी सुल्तान के दरबार में आया तो दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ था। उसने दीवाने कोही नामक एक अलग कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। स्थायी बंदोबस्त का भारतीय कृषि पे दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा? इसका दीर्घकालिक प्रभाव तो अनुपातिक जमींदारी और किसानों का शोषण हुआ। स्थायी बंदोबस्त के कारण अनुपातिक जमींदारी प्रथा का उदय हुआ, जिससे किसानों का शोषण बढ़ा। इस प्रणाली ने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। जमींदारों की भूमि के स्थायी मालिक बना दिया गया और भू राजस्व की दर हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। कई जमींदार शहरों में रहने लगे और अपने जमीन की बिचौलियों को पट्टे पे दे दी, जिन्हें भूमि सुधार की कोई रुचि नहीं थी। किसानों को केवल किराएदार बना दिया और उन पर अत्यधिक लगान का बोझ डाल दिया गया। समय पर लगान न देने वाले किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया, जिसके कारण किसान कर्ज के जाल में फंस गए और कृषि की उत्पादकता में कोई सुधार नहीं हुआ। सूर्यास्त का नियम इस प्रणाली के एक कठोर हिस्सा थी, जिसके तहत निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने से पहले राजस्व जमा करना अनिवार्य था। यह प्रणाली ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित और स्थायी आय प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। वुड डिस्पेच जो 1854 में भारत को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? इसको मैग्ना कार्टा? क्योंकि यह एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसने प्राथमिक में विश्वविद्यालय स्तर के व्यापक योजना प्रस्तुत की। इसकी सिफारिश पर ही 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसका प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थायी भाषाएं वर्नाकुलर्स और उच्च शिक्षा पर अंग्रेजी के माध्यम बनाने का सुझाव दिया था। इसे डिस्पैच ने महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर भी विशेष बल दिया था। इसमें शिक्षा के प्रबंधन के लिए प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का उद्देश्य दिया था। सर चार्ल्स वुड उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह एक ऐतिहासिक शैक्षणिक सुधार लागू किया था। इसने सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के बजाय धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने पर जोर दिया था। सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत निजी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए इसी डिस्पैच द्वारा की गई थी। इसने शिक्षकों के परीक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की थी। गदर आंदोलन की वैचारिक प्रकृति क्या थी? जो गदर आंदोलन था उसकी वैचारिक प्रकृति क्या थी? तो यह एक धर्मनिरपेक्ष और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था। गदर आंदोलन की वैचारिक प्रकृति पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और क्रांतिकारी की राष्ट्रवादी थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना ने द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। आंदोलन में हिंदू, सिख और मुस्लिम प्रवासियों को हिंदुस्तानी रूप से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया गया। इसने धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखा और स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक तरीकों का समर्थन किया। पार्टी का मुख्य मंत्र गदर पत्रिका थी, जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर क्रांतिकारियों ने भारत में विद्रोह की योजना बनाई थी। कामागाटू मारूकांड ने गदर आंदोलन में प्रमुख के अधिक तीव्र कर दिया था। करतार सिंह सभाना गदर आंदोलन के सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। कौन? करतार सिंह सराभा। और गदर पार्टी का प्रसिद्ध नारा था अंग्रेजी राज का दुश्मन। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्तुत। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में क्यों अस्वीकार कर दिया? जो कैबिनेट मिशन आया था उसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि एक कमजोर केंद्र और अनिवार्य समूहीकरण के कारण। कैबिनेट मिशन एक कमजोर केंद्र, केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार के प्रांतों को अनिवार्य समूहीकरण का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस एक मजबूत केंद्र चाहती थी और वह प्रांतों को अनिवार्य समूहीकरण, कॉम्प्रोमाइज़ ग्रुपिंग की इसके सख्त खिलाफ थी। कांग्रेस को डर था कि अनिवार्य समूहीकरण भविष्य में पाकिस्तान के निर्माण की बाधा आधार बनेगा। मुस्लिम लीग ने शुरू से इसे अस्वीकार किया, लेकिन बाद में कांग्रेस की व्याख्याता से सहमत होकर इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद मुस्लिम लीग एक पूर्ण संप्रभु पाकिस्तान चाहती थी, जिसे मिशन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया था।
कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य पॉथिक लॉरेंस, स्टेफेट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। मिशन ने भारत में एक अंतरिम सरकार और संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव में विफल होने के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसे लॉर्ड वेवल ने उस समय भारत के वायसराय थे। मिशन ने भारत के विभाजन का विचार को शुरू में खारिज कर दिया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो धम नहीं था, बाकी स्वामी राजा था, अमात्य मंत्री था, दुर्ग किला था। कौटिल्य के चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत में धर्म को 7 अंगों के रूप में एक सूचीबद्ध नहीं किया था। सप्तांग सिद्धांत में राजा के 7 अंग थे। स्वामी मतलब राजा, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब क्षेत्र और जनता, दुर्ग मतलब किला, कोश मतलब खजाना, दंड मतलब सेना, मित्र मतलब सहयोगी। यद्यपि धर्म शासन के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसे राज्य का एक भौतिक अंग नहीं माना गया था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। अर्थशास्त्र शासनकाल, शासन कला, राजनीति, अर्थव्यवस्था पे आधारित एक संस्कृत ग्रंथ है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में राज्य के अंगों की तुलना मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों से की जाती है। इसमें गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। कौटिल्य के अनुसार एक मजबूत राजा के लिए 7 अंगों का सुदृढ़ होना चाहिए और विष्णुगुप्त और चाणक्य कौटिल्य के ही नाम है। मैग्नास्टीज की इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य के कितने वर्ग हैं? तो 7 वर्ग है। मैग्नास्टीज के अनुसार इंडिका में मौर्य साम्राज्य कितने अंग थे? तो 7 अंग थे। यूनानी राजदूत मैग्नास्टीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य 7 व्यावसायिक वर्गों में विभाजित था। ये 7 वर्ग कौन कौन थे? दार्शनिक थे, किसान थे, शिकारी या चारावाह थे, शिल्पी या कारीगर थे, योद्धा थे, निरीक्षक थे और सभासद थे। इस वर्ग कड़ी में पारंपरिक हिंदू वन व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से काफी अलग था। मैग्नास्टीज ने शायद जाति और व्यवसाय को एक ही मान लिया था। उसने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, शायद उसकी गलत समझ थी। मैग्नास्टीज ने सेल्यूकस निकेटस को राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक अपने मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के लेखकों के उद्घोषणों में इसके अंश मिलते हैं। मैग्नास्टीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र को पॉलीबोथरा कहा था। उसके अनुसार समाज में किसानों की संख्या सबसे अधिक थी। भारतीय राज समाज में अकाल न पड़ने का भी उल्लेख किया है। अकबर की इबादत खाना बहस के अंतिम परिणाम क्या थी? अकबर की जो इबादत खाना में बहस का अंतिम परिणाम क्या था? सुलह कुल की नीति का विकास होना, सुलह कुल की नीति का विकास होना। अकबर की इबादत खाना बहस का मुख्य परिणाम सुलह कुल के सार्वभौमिक शांति की नीति को जन्म दिया। अकबर ने 1875 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना पूजा का घर बनवाया और शुरू में यह कुल सुन्नी मुस्लिम विद्वानों के लिए था, लेकिन बाद में हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई विद्वानों ने भी आमंत्रित किया गया था। इससे बहसों में अकबर को लगा कि कोई भी धर्म पूर्ण सत्य का दावा नहीं करता और सभी से अच्छे तत्व है। सुलह कुल का उद्देश्य समाज के विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सद्भाव, सहनशीलता को बनाए रखना था। इसी अनुभव के बाद अकबर ने 1582 में दीन इलाही, तौहीद इलाही की घोषणा की थी। अब्दुल फजल ने सुलह कुल की अवधारणा को अकबर के शासन का आधार बताया था। इबादत खाने में बहसों को पुर्तगाली पादरी रेडॉल्फ एक्वेली ने और जैन मुनि हीरा विजय सुरीक ने भाग लिया था। अकबर ने 1569 में मजहर जारी किया और इसे ही धार्मिक मामलों में अंतिम मध्यस्थ बनाया गया था। सुलह कुल के तहत अकबर जजिया कर 1564 और तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया था। जजिया कर कब? 1564 में, और तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इस संधि प्रणाली को भारत में लॉर्ड वेजेली द्वारा बड़े पैमाने पर लागू किया गया था। संधि के तहत शासक को अपनी रियासत में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च उठाना पड़ता था। बदले में कंपनी उस राज्य के बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को सुरक्षा प्रदान करेगी। शासन ब्रिटिश अनुमति के बिना किसी अन्य विदेशी शक्ति से संबंध नहीं रख सकते थे। इसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में यह संधि को स्वीकार किया था। इस नीति ने भारतीय रियासतों की संप्रभुता को समाप्त कर उन्हें अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया था। सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रहता था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले भारतीय शासकों को सेना किराए पर देने की शुरुआत की थी। लॉर्ड वेजेली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। व्यपगत का सिद्धांत के तहत अंग्रेजों द्वारा कब्जे में लिया गया पहला राज्य कौन था? तो वो सतारा था। क्या कहता? व्यपगत का सिद्धांत के तहत विलय किया गया पहला भारतीय राज्य सतारा
1848 था। इसे साम्राज्यवादी नीति को लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 द्वारा लागू किया गया था। इसके अनुसार यदि किसी संरक्षित राज्य का शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का मिला लिया जाएगा और अपने गोद लिए गए पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। सतारा के बाद जोधपुर और सबलपुर 1849 में, बघाटा 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में विलय हुआ था। अवध का विलय 1856 में इस नीति के तहत नहीं बल्कि कुशासन के आरोप में किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने झांसी के विलय के विरोध में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इस नीति में भारतीय शासकों का तीव्र असंतोष पैदा किया, जो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था। डलहौजी को भारतीय रेलवे, टेलीग्राफ और डाक सेवा का जनक भी माना जाता है। व्यपगत का सिद्धांत वास्तव में शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार की एक चाल थी। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो खिलाफत आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्कियों के खिलाफ सत्ता में बहाली करना था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का सुल्तान खलीफा के अधिकारों को बहाल करना था। प्रथम विश्व युद्ध के तुर्की के हार के बाद ब्रिटिश सरकार ने सर्वेंस के संधि द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया था। दुनिया भर में सुन्नी मुसलमान तुर्की के सुल्तानों को अपना अधिकतम नेता खलीफा मानते थे। भारत इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना और असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा था। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तुर्की में मुस्तफा कमाल पशा द्वारा 1924 में खलीफा के पद को पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही आंदोलन भी समाप्त कर दिया था। खिलाफत समिति का गठन 1919 में बॉम्बे में किया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन के प्रचार के लिए अल हिलाल पत्रिका का संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में भारतीय राष्ट्र आंदोलन में व्यापक जन आधार बन गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्वर बंद कर गाया गया था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में की थी। यह गीत स्वदेशी आंदोलन 1905 में के दौरान राष्ट्र आंदोलन का प्रमुख नारा बन गया था। भारत में राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रगीत माना गया। इसके बाद आता है 1885 में बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता WC बनर्जी ने। 1907 में सूरत अधिवेशन विभाजन हुआ। नरम दल गरम दल में अरविंद घोष ने वंदे मातरम नाम से एक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया था। फिर आता आजाद हिंद फौज का आधिकारिक मुकदमा कहाँ चला था? आजाद हिंद फौज का आधिकारिक मुकदमा लाल किला दिल्ली में चला था। आजाद हिंद फौज पर आधिकारिक प्रसिद्धि मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। मुकदमा नवंबर 1945 में शुरू हुआ। इसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुलबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर एक साथ मुकदमा चला था। ये तीनों अधिकारी अलग अलग धर्म, सिख, हिंदू, सिख और मुस्लिम से होना भारतीय एकता का प्रतीक बन गया। INA के बचाव में पक्ष में वकीलों ने नेतृत्व भोलाभाई देसाई ने किया था। बचाव दल में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सुप्रो और कैनल काटरू जैसे दिग्गज वकील भी शामिल थे। इस मुकदमे के खिलाफ पूरे भारत के लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो जैसे नारों के साथ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। सामाजिक दबाव के कारण तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इसकी सजा को माफ करनी पड़ी। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित? जो रिंग फेंस की नीति है वो किससे संबंधित है? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। रिंग फेंस की नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी के क्षेत्रों को पड़ोसी राज्यों के आक्रमण से बचाने के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाना है। इस नीति के तहत कंपनी अपने पड़ोसी राज्य से बफर स्टेट की सीमाओं की रक्षा करने का जिम्मा लेती है। रक्षा का खर्च उन्हीं पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता है। अवध के साथ की गई संधियां इस नीति का प्रमुख उदाहरण है, ताकि बंगाल को मराठा अफगान आक्रमणों से बचाया जा सके। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल 1773 में वे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत थे। उन्होंने बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन को समाप्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाए गए द्वैध शासन को समाप्त किया। हेस्टिंग को ब्रिटिश संसद में बर्क द्वारा महाभियोग चलाया गया था। हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में बर्क द्वारा, किसके द्वारा? बर्क द्वारा महाभियोग चलाया गया था। 1784 में विलियम जेम्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इजेदारी प्रथा, भू राजस्व की ठेकेदारी की शुरुआत भी वॉरेन हेस्टिंग ने की थी।
43 नंबर 63 नंबर, पृथ्वी के एल्ब्रेडो क्या निर्धारित करता है? पृथ्वी का एल्ब्रेडो क्या निर्धारित करता है? तो एल्ब्रेडो क्या निर्धारित करता है? परिवर्तन सौर विकिरण की मात्रा को, परिवर्तन का सौर विकिरण की मात्रा को, पृथ्वी का एल्ब्रेडो किसी सतह का द्वारा परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा को निर्धारित करता है। यह सतह पर गिरने वाले कुल विकिरण और परावर्तन विकिरणों के बीच का अनुपात है। ताजा बर्फ बादलों में एल्ब्रेडो बहुत ऊंचा होता है, यानी वे अधिक प्रकाश परावर्तित करते हैं। महासागरों में घने जंगलों में जैसे गहरी सतहों पे एल्ब्रेडो कम होता है, क्योंकि ये अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं। पृथ्वी का औसत एल्ब्रेडो लगभग में 30 से 35% के बीच माना जाता है। उच्च एल्ब्रेडो सतह शीतलन प्रभाव पैदा करते हैं, जबकि कम एल्ब्रेडो वाले सतह वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने से पृथ्वी में एल्ब्रेडो कम हो रहे, जिससे तापमान और बढ़ रहा है। एल्ब्रेडो को आमतौर पर 0 पूरी तरह 1 के परावर्तन के बीच मापा जाता है। खगोल विज्ञान में ग्रह और चंद्रमाओं के बीच चमक समझने के लिए एल्ब्रेडो का उपयोग किया जाता है। बादलों का आवरण बढ़ने से पृथ्वी का तत्कालिक एल्ब्रेडो बढ़ जाता है। कोलोरेसिस बल किसके लिए जिम्मेदार है? जो कोलोरेसिस बल आता है वो पृथ्वी के पवन और धाराओं के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। कोलोरेसिस बल पृथ्वी के घूर्णन और के कारण उत्पन्न होने वाले एक आभासी बल है। यह बल वर्तमान पृथ्वी या बल गतिमान वस्तुओं जैसे पवन और समुद्री धाराओं के पथ के विक्षेपण मोड़ना पर कर देता है। फेरल के नियम के अनुसार यह बल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पवनों के उसके दाईं ओर विक्षेपित होती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों के बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। कोलोरेसिस बल का मान भूमध्य रेखा पर 0 होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह बल चक्रवातों के घूमने की दिशा निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बल के कारण व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों की अपने विशिष्ट पैटर्न में बहती है। जेट स्ट्रीम जैसे उच्च वायुमंडलीय पवनों पर भी कोलोरेसिस बल का प्रभाव पड़ता है। समुद्री जल की धाराओं पर का चक्रवाह प्रवाह इसी बल के कारण होता है। ज्वार भाटा का मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण आता है। थर्मोहाइलन परिसंचलन का मुख्य चालन क्या है? जो थर्मोहाइलन परिसंचलन का मुख्य चालन क्या है? तो तापमान और लवणता के घनत्व का अंतर करना है। थर्मोहाइलन परिसंचालन का मुख्य कारण समुद्र के पानी के तापमान और लवणता में होने वाले अंतर को पैदा हुआ घनत्व का फर्क है। इसे वैश्विक महासागरीय कन्वेयर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। थर्मो शब्द तापमान और हेलाइन शब्द लवणता को दर्शाता है। ठंड और अधिक खारा पानी सघन पानी भारी होता है जो नीचे की ओर बैठता है। गर्म और खारा पानी हल्का होता है जो सतह पर रहता है। इस परिसंचलन के ध्रुवीय क्षेत्रों में गहरे ठंडे पानी के गर्म क्षेत्रों की ओर ले जाता है और सतह को गर्म पानी से उत्तर की ओर भेजता है। यह वैश्विक जलवायु को संतुलित करने में महासागरों के पोषक तत्वों के विवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पवनों में मुख्य रूप से सतह की समुद्री धाराओं के चलने के लिए जिम्मेदार है। गल्फ स्ट्रीम इसी परिसंचलन का एक हिस्सा है जो यूरोप के तापमान को नियंत्रित रखता है। लवणता बढ़ने से पानी का हिमांक कम हो जाता है। शीतोष्ण चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत क्या है? शीतोष्ण चक्रवात में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वातांगों और वायु की राशियों के घनत्व का अंतर। वातांगों फ्रंट्स पर वायु की राशियों के घनत्व का अंतर है। शीतोष्ण चक्रवात अति उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा गर्म और ठंडी जलवायु की राशियों के बीच घनत्व और तापमान में अंतर से प्राप्त करता है। ये चक्रवात मध्य अक्षांश 35 से 65 डिग्री के बीच बनते हैं, जहाँ गर्म उष्ण कटिबंधीय ठंडी ध्रुवाएं हवाएं बन मिलती है। जिस स्थान पर ये दोनों अलग प्रभाव और वायु राशियाँ मिलती है उसे वातांग कहते हैं। इसमें स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। इसके विपरीत उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा में से प्राप्त करते हैं। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम की ओर पूर्व से पछुआ पवनों के साथ चलते हैं। इसका आकार आमतौर पर भी जैसा अंडाकार होता है और ये बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। शीत वातांग, कोल्ड फ्रंट, उष्मा वातांग, वार्म फ्रंट का निर्माण इसके प्रमुख चरण है। इसमें वर्षा धीमी लेकिन लंबे समय तक चलती है। ये चक्रवात जल और थल दोनों में बन सकते हैं। फिर आता है रिफ्ट वैली का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? रिफ्ट वैली का निर्माण ये भंसन के द्वारा होता है। रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी का निर्माण पृथ्वी की पपड़ी में होने वाले भंसन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब टेक्टोनिक प्लेटों में खिंचाव होता है तो समानांतर भ्रंशों के बीच भूखंडन नीचे धंस जाता है और धंसे हुए इस हिस्से को ग्रेबल भी कहा जाता है, जो एक लंबी श्रृंखली घाटी के रूप में ले लेता है। पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली विश्व के सबसे प्रसिद्ध लंबी रिफ्ट वैली है। जर्मनी में राइन घाटी भी भ्रंश द्वारा निर्मित एक रिफ्ट वैली है। वलन
फोल्डिंग ऑप्शन एक प्रक्रिया में हिमालय जैसे वलित पर्वत का निर्माण होता है। भंसन के कारण उठे हुए हिस्सों को ब्लॉक पर्वत या होस्ट कहते हैं। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी इसी प्रकार के रिफ्ट वैली से होकर बहती है। फिर आता है मृत सागर, डेड सी एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से अपसारी प्लेटों की सीमाओं पर देखी जाती है। फिर आता है भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा बहती है। भारत के नर्मदा नदी विध्वंस विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह नदी पूर्व में पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी भी भारत में एक प्रमुख नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने के कारण ये नदियां डेल्टा बनाने के बजाय ज्वालामुख बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित है। दामोदर नदी को भी भारत का एक प्रमुख भ्रंश घाटी वाली नदी माना जाता है। गोदावरी का वृहद गंगा और दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी को वृहद गंगा और दक्षिणी गंगा कहा जाता है। महानदी पे हीराकुंड बांध स्थित है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कठोर चट्टानी मार्ग में बहती है, इसलिए इसे तलछट कमाल आती है। फिर आता है सापेक्षित आर्द्रता 100% होने पर क्या होता है? सापेक्षित आर्द्रता 100% होने पर क्या होता है? वसा संतृप्त हो जाती है। संतृप्त आर्द्रता 100% होने का अर्थ है कि वायु पूरी तरह से जल में वाष्प संतृप्त हो चुकी है। इस स्थिति में वायु उस विशेष तापमान पर और अधिक नमी के धारण कर सकती है। वह तापमान जिस पे सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है उसे ओसाक या ड्रो पॉइंट कहते हैं। 100% सापेक्ष आर्द्रता पर ही संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके परिणाम स्वरूप ओस, कोहरा, बादल और वर्षा का निर्माण होता है। सापेक्षित आर्द्रता तापमान बढ़ने से घटती है और तापमान घटने से बढ़ती है। यदि इसे मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। यदि वायु संतृप्त नहीं है तो वाष्पीकरण तेज दर से होती है। तटीय क्षेत्रों में सापेक्षित आर्द्रता आमतौर पर अधिक होती है। वर्षावन क्षेत्रों में अक्सर 100% के करीब बनी रहती है। बायोटिक और एबायोटिक घटकों के बीच पदार्थों का चक्रण क्या कहलाता है? बायोटिक और एबायोटिक घटकों के बीच पदार्थों का चक्रण क्या कहलाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सजीव बायोटिक निर्जीव घटकों के बीच रसायनों का निरंतर अदला बदलाव जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जैव के आर्थिक और जीवित जीव, भू का अर्थ मिट्टी और चट्टान, पानी और रासायनिक का अर्थ तत्वों का घूमना है। यह चक्र पृथ्वी पे जीवन और परिस्थिति तंत्र की स्थिति को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्रमुख उदाहरण में जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र शामिल है। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम जैसी बैक्टीरिया महत्वपूर्ण होती है। कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन सजीव दुनिया में प्रवेश करता है। अपघटन मृत जीवों के पोषक तत्वों को फिर से मिट्टी में हवा के तक पहुंचाता है। ऊर्जा प्रवाह चक्र नहीं होती बल्कि एक दिशा होती है। ऊर्जा का प्रवाह चक्र नहीं है, ये एक दिशा होती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के एक रेखीय मार्ग को दर्शाती है। फास्फोरस चक्र एक अवसादी चक्र का उदाहरण है। फास्फोरस चक्र कैसा है? तो एक अवसादी चक्र का उदाहरण है। भारत किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो यह नदी, डेल्टा और ज्वारीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वन भारत के मुख्य रूप से नदियों के डेल्टा और ज्वालामुख और तटीय ज्वारीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये वन खारे पानी के और कम ऑक्सीजन वाले दलदली मिट्टी के लिए उगने में अनुकूलित है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा भारत का एक प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्र है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है। सुंदरवन और सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं जिसमें इसका नाम पड़ा है। गुजरात का कच्छ क्षेत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव कवर वाला क्षेत्र है। मैंग्रोव वृक्षों को न्यूमेटोफोरस श्वसन जड़ें पाई जाती जो हवा में ऑक्सीजन को लाने के लिए जमीन के बाहर निकलती है। ये वन तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती और सुनामी के प्रभाव को बचाने के लिए प्राकृतिक दीवार का कार्य करती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी संघनन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियां डेल्टा के क्षेत्र में इसका वितरण है या ज्वारीय वन भी कहा जाता है। फिर आता है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। यह ऑस्ट्रेलिया के लिक्सलैंड के तट के पास कोरल सागर में स्थित है। यह अरबों छोटे जीवों और उसके प्रवाल लिपिस कहा जाता है जो द्वारा बनाई गई थी। यह दुनिया का एकमात्र जीवित संरचना है जिसे अंतरिक्ष में देखा जा सकता है। प्रवाल भित्ति को उनके अत्यधिक जैव विविधता के कारण समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। प्रवाल जीव को जैथुरेली नामक शैवाल के लिए सहजीवी संबंध में रहते हैं। समुद्र में बढ़ते तापमान के कारण कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन किस रीफ के लिए सबसे बड़ा खतरा है? इसे 1981 में यूनिसेफ ने विश्व
विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इसे 2300 किलोमीटर से अधिक की लंबाई में फैली हुई है। प्रवाल भित्तियों के निर्माण 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का स्वच्छ और उथला जल पानी आदर्श होता है। अक्षांश 1 डिग्री के लगभग और कितनी दूरी के बराबर है, तो वो 111 किलोमीटर है। अक्षांश में प्रत्येक 1 डिग्री के बीच वास्तविक दूरी का लगभग 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर को 360 डिग्री में विभाजित करने के लिए दूरी प्राप्त की है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, इसके बीच की दूरी लगभग में स्थिर रहती है। फिर आता है समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक 111.3 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर शून्य हो सकती है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा कहा जाता है। फिर आता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण की मकर रेखा है। भारत में कर्क रेखा टॉपिकल ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा की कुल रेखाएं 181 मानी जाती है, जो 90 डिग्री उत्तरी, 90 डिग्री दक्षिण और 1 डिग्री भूमध्य रेखा है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। अक्षांशों का उपयोग किसी स्थान के उत्तर दक्षिण स्थिति और जलवायु क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए होता है। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं और सर्वाधिक संभावना होती है? अवसादी चट्टान का। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। इसका निर्माण तलछटल, रेत, मिट्टी अवशेषों के परत दर परत जमा होने वाले दबने से होता है। यह निर्माण निक्षेपण की प्रक्रिया मृत पौधे के जानवरों और अवशेषों के सुरक्षित रखने में मदद करती है। अग्नि चट्टान पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। अग्नि चट्टान पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। इसकी गर्मी जीवाश्मों को नष्ट कर देती है। इसकी जो गर्मी होती है वो जीवाश्मों को नष्ट कर देती है। कायांतर चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब से बनती है और जीवाश्मों को विकृत कर देती है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर शैल अवसादी चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से लगभग 75% हिस्सा अवसादी चट्टानों से ढका है, हालांकि आयतन में कम होता है। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन, लालीना को भारतीय मानसून के सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? जो लालीना है उससे भारतीय मानसून में क्या प्रभाव पड़ता है? ये सामान्य से अधिक वर्षा कराती है। लालीना की स्थिति में कौन सा? लालीना की स्थिति में आमतौर पर भारतीय मानसून में बहुत अनुकूल होती है। नहीं कहते ला तो मानसून को ला दिया, तो लालीना बहुत ही अनुकूल है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है। लालीना के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर सतही जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है, जिससे हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में वायु दाब के अनुकूल पैटर्न बनता है, जो मानसूनी हवाओं को मजबूत करता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मानसून के दौरान अच्छी बारिश होती है, जिससे कृषि पैदावार बढ़ती है। इसके विपरीत एल नीनो प्रशांत महासागर में पानी की गर्मी होने की घटना है, जो अक्सर कमजोर मानसून और सूखे का कारण बनता है। लाल नीनो इसी को का चक्र का ठंडन चक्रण कहा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में लाल नीनो का प्रभाव अधिक वर्षा के रूप में स्पष्ट देखा जाता है। लाल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर की व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड अत्यधिक शक्तिशाली होती है। लाल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ छोटी बच्ची होती है। यह आमतौर पर 2 से 7 साल के अंतराल में होता है। संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय की अवधारणा में क्या शामिल नहीं है? तो धार्मिक शामिल नहीं है, बाकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। इसमें धार्मिक न्याय शब्द का उल्लेख नहीं है। सामाजिक न्याय का अर्थ जाति, लिंग, जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी का भेदभाव की समाप्ति। आर्थिक उद्भव का अर्थ आय की असमानता को कम करना और सभी को आजीविका का समान अवसर देना है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीति में भाग लेने, चुनाव लड़ने का समान अधिकार हो। न्याय की यह अवधारणा 1917 में रूसी क्रांति से प्रेरित था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। धार्मिक स्वतंत्रता का प्रस्तावना में न्याय की बजाय विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता के रूप में स्थान दिया गया है। केशवानंद भारतीय मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेट ऑफ द पावर का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से है। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी अंग अत्यधिक शक्तिशाली ना हो जाए। यह सिद्धांत फ्रांसीसी दार्शनिक
मेटकू द्वारा उनकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में प्रतिपादित किया गया है। यह प्रणाली नियंत्रण और संतुलन विचार पर आधारित है। विधायिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य उन्हें लागू करना और न्यायपालिका का उन्हें व्याख्या करना है। भारत में शक्तियों का कठोर प्रतिकरण नहीं है बल्कि कार्यात्मक प्रतिकरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका के प्रतिकरण का निर्देश दिया गया है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसका हिस्सा भी होती है। वही अमेरिका में शक्ति के प्रतिकरण का सिद्धांत सबसे कठोरता से पालन किया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का यह सिद्धांत रक्षा के लिए अनिवार्य है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार को व्याख्या के लिए गरिमा के साथ जीवन के किस मामले में शामिल किया गया था? मेनका गांधी मामले में किया गया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए मानवीय गरिमा के साथ जीवन को शामिल किया। इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 के दायरे में केवल भौतिकी अस्तित्व को बढ़ाकर बहुत व्यापक बना दिया। न्यायपालिका ने कहा किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने वाली कानून की प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए। इससे पहले के.एन. गोपालन मामला 1950 में कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को बहुत संकुचित व्याख्या की थी। मेनका गांधी मामले के बाद ही विदेश यात्रा अधिकार जीवन का अधिकार का हिस्सा बन गया। इसी केस के आधार पर भविष्य की स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ पर्यावरण, निजता और स्वच्छता के अधिकार भी अनुच्छेद 21 की जगह में ली थी। अनुच्छेद 21 को स्वर्ण त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल 14, 19 और 21 का हिस्सा माना जाता है। यह अधिकार नागरिकों को विदेशों दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। 44वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, के.एम. पट्टास्वामी के मामले में अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। एक अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी हो सकती है? 6 महीने या 6 सप्ताह तक। एक अध्यादेश की अधिकतम कानूनी वैधता 6 महीने या 6 सप्ताह तक हो सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्यों को अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश तब जारी की जाती है जब संसद या विधानमंडल का कोई सदन सत्र में ना हो। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। सत्र फिर से शुरू करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश पारित होना अनिवार्य है अथवा यह समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होता है। राष्ट्रपति केवल उन्हें विषय पर अध्यादेश ला सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। इसे संसद के किसी भी सदन में वापस लिया जा सकता है या राष्ट्रपति स्वयं से रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अध्यादेश को बार बार पुनर्गठन करना असंवैधानिक है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का आधार क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का मुख्य आधार संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। इस शक्ति के तहत न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका के कार्य के संवैधानिकता की जांच कर सकती है। यह कानून संविधान के मूल ढांचे के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, कोर्ट इसे शून्य घोषित कर सकती है। फिर आता है न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से ली गई। हालांकि संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन के शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13, 32, 226 इसे प्राप्त करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर कानून असंवैधानिक होगी। न्यायपालिका संविधान का संरक्षक, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरे देश में उच्च न्यायालय के पास संबंधित राज्य में यह शक्ति है। केशवानंद भारती मामले में न्यायिक पूर्वावलोकन को संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना था। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य अनुदान मांग में कटौती का प्रस्ताव या लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने का एक हिस्सा है। जब सरकार विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान में मांगे प्रस्तुत करती तब सदस्य अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए इसे लाते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: नीतिगत कटौती, वित्त व्याप्ति कटौती और सांकेतिक कटौती है। नीतिगत कटौती की मांग राशि को घटाकर 1 रुपये करने का देता है। नीतिगत कटौती क्या होता है? पॉलिसी कट या मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करने का प्रस्ताव होता है। जबकि मित व्यय कटौती का मतलब क्या होता है? मांग की गई राशि में से एक विशिष्ट राशि को कम करने का सुझाव होता था। और सांकेतिक कटौती का मांग क्या होता है कि 100 रुपये कम करने का प्रस्ताव होता है। यदि लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार इसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। या कार्यपालिका और विधायिका नियंत्रण और सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग नहीं है। वित्त आयोग, चुनाव आयोग
और यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वह संस्था होती है जिसका गठन सीधे संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों के तहत किया गया हो। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है। चुनाव आयोग 324 में है। यूपीएससी का 315 में है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। इसे 1950 में स्थापित किए गए योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था। नीति आयोग एक संविधानोत्तर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक नॉन स्टेचुटरी निकाय है। इसका पूर्ण रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। संसदीय विशेषाधिकार किसके लिए उपलब्ध है? तो संसद के सदस्यों के लिए है। संसदीय विशेषाधिकार कुछ विशेष अधिकार और उन मुक्तियां हैं जो संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को प्राप्त है। ये विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य संसद के सदन, उसकी समिति और सदस्यों की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखना है। अनुच्छेद 105 भारतीय संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंधित है। इसके साथ संसद के सदस्यों को संसद में बोलने, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और उसके दायरों द्वारा कहीं भी बात कोर्ट में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सदन में सत्र के दौरान उनमें 40 दिन पहले और बाद में दिवाली मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिलती है। ये विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को प्राप्त है जिन्हें सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, जैसे महान्यायवादी को। विशेषाधिकार हनन होने पर सदन संबंधित व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति रखता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए ऐसा अधिकार अनुच्छेद 194 में दिया गया है। राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि अनुच्छेद 361 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। भारतीय संविधान के कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? तो कौन कौन लिया गया है? मजबूत केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित और राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र राज्य के नीति निर्देशक तथा डीपीएसपी विशिष्टता आयरलैंड से ली गई, संविधान से ली गई है। भारत में एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, कनाडा के मॉडल पर है। राज्य में राज्यपालों द्वारा केंद्र की नियुक्ति कनाडा का है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय करनी कनाडा से लिया गया है। डीपीएसपी अनुच्छेद 4 में 36 से 51 में है। यह उद्देश्यकारी कल्याण का है। कनाडा का संघ यूनियन ऑफ स्टेट शब्दावली का विचार है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और संसदीय शासन प्रणाली कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया जो वयस्क मताधिकार पर संबंधित है। यह संशोधन 28 मार्च 1979 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। यह मुख्य उद्देश्य देश के युवा पीढ़ी को लोकतंत्र प्रक्रिया के भागीदार अवसर देना है। उस समय भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 42वें संशोधन में लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 73वां संशोधन 1992 का संबंध पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से है। अनुच्छेद 326 स्पष्ट करता है कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जहां किसी कार्य की आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं। इन्हें छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है क्योंकि ऊपर से सभी नियोजित दिखाई देते हैं। यदि इसे अतिरिक्त लोगों के कार्य से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक को सीमांत उत्पादकता मार्जिनल पॉवर्टी शून्य होती है। यह भारत में कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख और पुरानी विशेषता है। खेतों में छोटे खेतों को पूरे भारत में काम करना जबकि काम कम लोगों का हो। इसकी सटीक उदाहरण है श्रम संसाधनों को अल्प उप निगम अंडर यूटिलाइजेशन को दर्शाता है। यह निम्न आय और ग्रामीण गरीबों के मुख्य कारण है। औद्योगिक विकास में आमतौर पर चक्रीय संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगार मुख्य रूप से शहरी सेवाओं में समस्याएं हैं। 87 नंबर, मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऋण महंगा हो जाए। अगर मान लीजिए मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट को वृद्धि की जाती है तो ऋण महंगा हो जाता है। रेपो रेट वह दर है जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उसके तत्काल जरूरतों के लिए अल्पकालिक ऋण देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों को धन जुटाने की लागत बढ़ जाती है, जिसकी भरपाई के लिए बैंक ग्राहकों को दिए गए ऋण के होम कार पर्सनल लोन
पर ब्याज दरें बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप जनता के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है और कर्ज की मांग घटती है। इससे बाजार मुद्रा की आपूर्ति तरलता कम हो जाती है। यह कदम आमतौर पर मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए उठाए जाते हैं। कम तरलता के कारण वस्तुओं की मांग में कम हो जाती है, जिससे कीमतों की स्थिर रहती है। इसके विपरीत रेपो रेट घटने से ऋण सस्ते होते हैं और आर्थिक गतिविधि के बढ़ाव मिलता है। मौद्रिक नीति समिति साल में कम से कम 2 या 4 बार रेपो रेट की समीक्षा होती है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जो बैंकों को अपनी अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा करता है। लॉरेज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेज वक्र आय की असमानता को दर्शाता है। लॉरेज वक्र क्या दर्शाता है? आय की असमानता को दर्शाता है। लॉरेज वक्र ऐसी समाज और देश में आय और धन के वितरण के दर्शाने वाला ग्राफ है। इसका विकास 1905 में मैक्स ओ लॉरेज के द्वारा किया गया था। ग्राफ में 45 डिग्री की सीधी रेखा होती है, जिसे पूर्ण समानता रेखा, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी कहते हैं। यह रेखा दर्शाता है कि 10% आबादी के पास 10% आय और 50% 50 है। वास्तविक आय वितरण वक्र इस सीधी रेखा के जितना नीचे झुकता है, असमानता उतनी अधिक होती है। पूर्ण समानता रेखा लॉरेज वक्र के क्षेत्रफल में समान असमानता की डिग्री को मापता है। लॉरेज वक्र का उपयोग गिनी गुणांक की गणना से के लिए किया जाता है। लॉरेज वक्र का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो गिनी गुणांक गणना के लिए किया जाता है। यही संचय जनसंख्या संचयी आय के बीच संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र कर के दरों और कर राजस्व के बीच के संबंध को बताता है। गिनी गुणांक का मान 1 होना का क्या अर्थ है? पूर्ण समानता। गिनी गुणांक में आय असमानता को मापने के लिए एक संख्यात्मक सूचकांक है जो हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। 0 मतलब कि पूर्ण समानता, परफेक्ट इक्वालिटी को दर्शाता है, जबकि जहां सबकी आय समान है, जबकि 1 का मतलब पूर्ण असमानता, परफेक्ट इनक्वालिटी को दर्शाता है। गुणांक का मान जितना अधिक होता है, समाज में आय की विषमता उतनी ही अधिक मानी जाती है। यह लॉरेज वक्र और पूर्ण समानता रेखा के बीच क्षेत्र को आधारित होता है। इसे सन 1912 में इतालवी सांख्यिकीविद कोलोरेडो गिनी द्वारा विकसित किया गया था। गिनी गुणांक को अक्सर 100 से गुना करके गिनी सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। विकासशील देशों में आमतौर पर विकसित देशों की तुलना में गिनी गुणांक देखा जाता है। कुर्टनेज कर्व आर्थिक विकास और असमानता के बीच के संबंध का वर्णन करता है। राजकोषीय समेकन का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटे को कम करना। राजकोषीय समेकन उन नीतियों का संदर्भ करती है जो सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अपनाई जाती है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल गैर ऋण के राजस्व के बीच का अंतर है। इसका मुख्य तरीका है अनावश्यक खर्च, सब्सिडी आदि में कटौती करना शामिल है। कर की चोरी रोकना, कर आधार टैक्स बेस के व्यापार बनाना इसका हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकारी वित्त को स्थायी बनाना और सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करना है। भारत में एफआरबीएम अधिनियम 2003 में राजकोषीय समलेखन लक्ष्यों पर को निर्धारित करता है। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। राजकोषीय समलेखन में से अर्थव्यवस्था में मैक्रो इकोनॉमी स्थिरता आती है। विनिवेश भी राजस्व बढ़ाकर घाटा कम करने के लिए एक तरीका है। अधिक राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति के आउटस्टैंडिंग आउट प्रभाव का कारण बनता है। बिहार के किस क्षेत्र में चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती है? तो धारवाड़ समूह की जानी जाती है। बिहार में दक्षिणी पूर्व भाग में पाई जाने वाली धारवाड़ समूह की चट्टानें धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह चट्टानें मुख्य रूप से मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले में विस्तृत है। यह अत्यंत प्राचीन कायांतरित चट्टानें हैं। इसमें अभ्रक, सोना, क्वार्ट्ज और स्टील जैसी खनिजें पाई जाती है। बिहार का जमुई जिला हाल ही में बड़े स्वर्ण भंडारों की संभावना जताई गई थी। विध्यन समूह की चट्टानें रोहतास, कैमूर में मिलती है। फिर आता है विध्यन चट्टानों में चूना पत्थर, डोलामाइट, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में जानी जाती है। टर्शियरी समूह की चट्टानें पश्चिमी उत्तर पश्चिम बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। क्वाटरनरी समूह की मैदानी इलाकों में जलोढ़ निक्षेप से संबंधित है। फिर आता है पायराइट का भंडार मुख्य रूप से रोहतास जिले में पाए जाते हैं। फिर आता है 42 पाल काल में अदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसने किया था? पाल काल में अदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। अदंतपुरी महाविहार की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। यह प्रसिद्ध बौद्ध मठ और शिक्षा केंद्र का आधुनिक बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। गोपाल ने 18वीं शताब्दी के मध्य में पाल साम्राज्य की नींव रखी थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार भागलपुर की स्थापना की थी। देवपाल आनंद महाविहार के रखरखाव में 5 गांव दान में दिए थे। सोमपुरा महाविहार वर्तमान बांग्लादेश के संरक्षण में पाल शासकों द्वारा किया गया था।
पाल काल को बिहार में बंगाल में बौद्ध धर्म की कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तिब्बती स्रोतों के अनुसार अदोन्तपुरी में 12,000 भिक्षु निवास करते हैं। पाल शासकों ने धीमन, भीतपाल जैसे महान मूर्तिकारों को संरक्षण दिया था। अदोन्तपुरी महाविहार 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे प्रमुख सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। उन्होंने बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह 28 नवंबर 1940 को पटना में सत्याग्रह शुरू किया था। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से पहचाना जाता है। गांधी जी को अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। राष्ट्रीय स्तर पर पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्थापना की मांग करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन का आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गया में गौरी शंकर सिंह ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गया में गौरी शंकर सिंह ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को बढ़ाना। बिहार के सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बैनीपुरी और रामदास मिश्र ने किया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर समाजवादी एजेंडे को मजबूत करना था। ये स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की मजदूरी की समस्या को सामना करना चाहते थे। ये कांग्रेस के विरोध करने थे, बल्कि उन्हें अधिक जन उन्मुख बनाना चाहते थे। 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1934 के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। पार्टी ने जमींदारी प्रथा उन्मूलन और भूमि सुधारों की वकालत की थी। फूलन प्रसाद वर्मा इस आंदोलन में प्रमुख संस्थापक में से एक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बिहार के आंदोलनों के ताल और चौर क्षेत्र क्या है? तो वह निम्न भूमि वाले जल जमाव क्षेत्र है। ताल और चौर बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले निचली लो एरिंग क्षेत्र है। मुख्य ताल मुख्य रूप से दक्षिण गंगा के मैदान के मोकामा ताल में पाए जाते हैं। ताल मुख्य रूप से दक्षिण गंगा के मैदान मोकामा ताल में पाए जाते हैं। चौर उत्तर गंगा के मैदानों में पाए जाने वाला जलमग्न क्षेत्र है। ये क्षेत्र मानसून के दौरान वर्षा और नदियों के पानी से भर जाते हैं और पानी से निकलने के बाद ये क्षेत्र रबी की फसलों के लिए बहुत उपजाऊ हो जाते हैं। मोकामा ताल क्षेत्र दालों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये अक्सर नदियों के छोड़े गए पुराने मार्गों या प्राकृतिक गड्ढों के लिए बने होते हैं। उत्तर बिहार का बेगूसराय स्थित कांवर झील या विशाल चौर का उदाहरण है। इन क्षेत्रों में नई जलोढ़ मिट्टी के जमाव के कारण खाद की आवश्यकता कम होती है। ताल क्षेत्र गंगा के समानांतर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत होते हैं। बिहार में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती हुई गंगा में मिलती है? तो सोन नदी मिलती है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। यह नदी उत्तर दिशा की ओर बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में यह पटना के पास दानापुर मुनेर में गंगा नदी के दाहिने किनारे पे मिलती है। गंडक और बागमती उत्तर से दक्षिण दिशा में बहकर गंगा में मिलती है। महानदी उत्तर पूर्वी बिहार की नदी है जो अंततः गंगा के मैदान में मिलती है। कर्मनाशा और पुनपुन भी दक्षिण बिहार की नदियां जो उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती है। सोन नदी पे बिहार का सबसे पुराना डेहरी ऑनसून बांध और इंद्रपुरी बैराज स्थित है। कोराइवल रेल सड़क पुल भी सोन नदी पर ही बना है। सोन नदी का प्राचीन काल हिरण्यवरा के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी को गया के पास बहती अंततः ताल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का मुख्य परिणाम क्या हुआ था? तो तिनकटिया प्रणाली का अंत हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम तिनकटिया प्रणाली की समाप्ति थी। तिनकटिया प्रथा किसानों को अपने भूमि के 3/20 भाग को के रूप में अनिवार्य रूप से नील उगाना पड़ता था। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी 1913-17 में चंपारण आए थे। यह गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह का प्रयोग था। सरकार ने जांच चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनाई थी जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। चंपारण एग्रीगेशन एक्ट 1918 पारित कर तिनकटिया प्रणाली को अवैध घोषित कर दिया था। बगान मालिकों द्वारा वसूले गए अवैध धन को 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया था।
एनजी गंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। इस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की भागीदारी के नए युग की शुरुआत हुई थी। कर्नाट वंश का शासन बिहार के किस क्षेत्र में था? तो मिथिला में था। कर्नाट वंश का शासन बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मिथिला में था। इस वंश की स्थापना 1097 ईसा पूर्व में नानदेव ने की थी। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ वर्तमान नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। कर्नाट वंश के शासनकाल में मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मिथिला भाषा को साहित्य में सर्वाधिक विकास इसी काल में हुआ था। प्रसिद्ध कवि विद्यापति के बाद कर्नाट काल और शिव सिंह का समय माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान 1324 के दौरान इस वंश का पतन शुरू कर दिया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। कर्नाट शासकों को मिथिला के समाज सुधार और पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नानदेव ने कर्नाटक का कुलभूषण की उपाधि प्राप्त थी। बिहार में स्थित केसरिया स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? तो मौर्य वंश का। केसरिया स्तूप का मूल निर्माण सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में माना जाता है। यह विशाल बौद्ध स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूपों में से एक है। चीनी यात्री हेनसेनांग ने वृत्तांत में इस स्तूप का उल्लेख मिलता है। पुरातत्व खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों से इसे मौर्यकालीन मूल की पुष्टि हुई है। बाद के काल में गुप्त काल और पाल शासकों ने भी इसका विस्तार किया और पुनर्निर्माण कराया था। केसरिया स्तूप की ऊंचाई लगभग में 104 फुट है, जो इंडोनेशिया के बारुलबुदुर स्तूप से प्रेरित मानी जाती है। स्थानीय लोगों ने इसे राजा का बेन ओरा नाम से भी पुकारते हैं, राजा बेन का देवरा के नाम से भी पुकारते हैं। एएसआई की स्थापना 1998 में इसकी व्यवस्थित खुदाई की थी। इसी के मार्ग पर पड़ता है और यह उस स्थान पर पड़ता है जहाँ बौद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा कुशीनगर के लिए की थी। अब 100वां और आखिरी क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र सिंगल राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और नेपाल के चिंतन वन राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। यह उद्यान अभ्यारण्य भी है। इसकी स्थापना 1979-90 के दौरान की गई थी। यह हिमालय के तलहटी तराई क्षेत्र में स्थित होने के कारण जैव विविधता रखता है। गंडक नदी का उद्गम पश्चिमी किनारे से होकर बहती है। यह रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल के गेंडों और क्लोरेड लेपर्ड का प्राकृतिक आवास है। यह वनस्पतिक साल के वृक्षों का सघनता है। बिहार में गया जिले में गौतम बुद्ध पंछी अभ्यारण्य स्थित है। इस तरह करके खत्म हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।